गुड इवनिंग एवरीवन। तो करंट टॉपिक के साथ फिर से आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो कि हम लोग का जो टॉपिक फिलहाल जो चल रहा है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव्स देख रहे थे और दरअसल प्रीवियस क्लास की स्लाइड मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं, लेकिन जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है कि मैंने आपको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो डेली यूज करने वाली वैरायटी जिसको माला डी कहते हैं, मेरे ख्याल से मैं उसी टॉपिक के ऊपर था, तो वहां से फिर से आगे हम लोगों को पढ़ने की बारी है। तो मैं उसको थोड़ा सा आपको रिकैप कर देता हूं। ऑलरेडी आपके पास स्लाइड बना होगा तो आपको ध्यान आ रहा होगा कि जो डेली लेने वाली जो वैरायटी थी इसको माला डी हम लोग, जो सबसे पहली जो वैरायटी इंडिया में लॉन्च हुई थी जिसको गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था उसका नाम था माला डी। डी का मतलब था डेली। ऐसा नहीं कि फिलहाल आज के दिन पर सिर्फ वही एकमात्र ब्रांड है, अलग अलग कंपनियां अलग अलग नाम से इसे आज बनाती हैं, लेकिन फिलहाल आप मान सकते हो कि हम लोग माला डी के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसमें आपको बताया गया होगा कि जो शुरुआती जो 21 जो टैबलेट्स 21 जो टैबलेट होते हैं उसमें मुख्यतः जो हार्मोन डाला रहता है सिंथेटिक हार्मोन है, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है, इसलिए प्रोजेस्टेरॉन तो नहीं कह सकते, उसमें लोग को कहना होगा प्रोजेस्ट्रोजेन। लगभग मोर और लेस प्रोजेस्टेरॉन जैसा ही काम करेगा, थोड़ा सा जगह बदल जाता है ना। तो याद करना होगा आपको, मैं थोड़ा सा क्विक रिकैप कर देता हूं। तो जो शुरुआती जो 21 टैबलेट थे उसमें मुख्यतः प्रोजेस्ट्रोजेन तो श्योर होता था, लेकिन हाँ अगर प्रोजेस्ट्रोजेन के साथ अगर थोड़ा बहुत एस्ट्रोजेन भी मिला रहे तो उससे कोई खास दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा मुख्य फंक्शन तो प्रोजेस्ट्रोजेन का ही है। तो आखिर उसमें एस्ट्रोजेन थोड़ा सा क्यों मिलाया गया था, मैंने आपको हिंट दे दिया होगा कि हो सकता है कि किसी फीमेल में एस्ट्रोजेन जो कि एक नेचुरल हार्मोन उसकी कमी चल रही होगी, तो क्यों ना प्रोजेस्ट्रोजेन जब दे ही रहे तो संग संग एस्ट्रोजेन की थोड़ी बहुत जो कमी है उसे भी हम लोग दूर कर दें। तो मुख्य एम ये था। उसको लेने का तरीका क्या था, तो फीमेल्स को लेना कब से है, तो जो भी ब्लीडिंग के जो कंडीशंस की जो शुरुआत होती है जिसको मेंस्ट्रुएशन फेज भी हम लोग कहा करते थे, जो शुरुआती 3 से 5 दिनों तक चला करता था, उसमें से जिस भी दिन फीमेल को इच्छा हो, जिस भी दिन उन्हें इच्छा हो कि उसकी शुरुआत करनी है, वो किसी भी एक दिन की शुरुआत कर सकती है, चाहे वो पहले दिन की ब्लीडिंग का समय हो या दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन या 5वें दिन, किसी भी ब्लीडिंग के फेज में उसकी शुरुआत करनी है। लगातार उसे 21 दिनों तक लेना होता है और 21 दिनों तक लेने के बाद जब इस हार्मोन प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बढ़ी रहती थी, उसके बाद अगले 7 दिनों तक क्या करना होगा। अब दो ही चीज है, अगले 7 दिनों तक या तो कुछ नहीं लेना है या चाहे तो आयरन फॉलिक एसिड के भी टैबलेट्स रहते हैं, आप उसे भी ले सकते हैं, है ना। तो ये प्रोजेस्ट्रोजेन करता क्या था, देखिए जो प्रोजेस्टेरॉन काम करता है नेचुरल हार्मोन, लगभग सेम काम प्रोजेस्ट्रोजेन भी करता है ना, सिर्फ थोड़ा सा जगह बदल है। जस्ट इमेजिन फीमेल के शरीर में जब प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बढ़ी रहती थी तो किसकी मात्रा कमी रहती थी, एफएसएच की मात्रा कमी रहती थी। तो सेम काम प्रोजेस्ट्रोजेन भी करेगा, एफएसएच की मात्रा को बिल्कुल कमा करके रख देगा। और आप तो जानते हो जब तक एफएसएच नहीं आएगा तब तक कोई फॉलिकल डेवलप नहीं होगा, ओवुलेशन नहीं होगा। मतलब सबसे बड़ा फायदा तो मिल गया कि इन 21 दिनों में फॉलिकल को डेवलप होने का मौका नहीं मिलेगा, ओवुलेशन भी नहीं होगा, ओवम भी नहीं होगा। जब ओवम ही नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन कहां से होगा, सिंपल। लेकिन हाँ एक काम और करता था, अगर प्रोजेस्टेरॉन रहता तो क्या करता था कि यूट्रस के जो ऊपर के दोनों हिस्से रहते हैं, इसको आप फंडस और बॉडी कहते हैं, वहां के इंडोमेट्रियम को काफी थिक बना कर रखता था ना। लेकिन ये प्रोजेस्ट्रोजेन है, इसने क्या कि यूट्रस के सबसे निचले हिस्से जिसको हम लोग सर्विक्स से सर्वाइकल कैनाल कहते हैं, यहाँ के इंडोमेट्रियम को काफी थिकन करके रख दिया, जबकि ऊपर के फंडस और बीच के बॉडी के इंडोमेट्रियम को पतला करके रख दिया। तो इसको देखिए तकनीकी लाइन, काफी खूबसूरत लाइन एनसीईआरटी में लिखा गया है, इट मेक्स द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इंप्लांटेशन एंड सर्विक्स होस्टाइल टू स्पर्म। इसका मतलब क्या था, वो कह रहा है क्योंकि यूट्रस के फंडस और बॉडी के जो इंडोमेट्रियम वॉल है काफी पतली हो गई है, इसलिए पक्का वहां इंप्लांटेशन तो होगा ही नहीं, है ना। वैसे भी इंप्लांटेशन कहां से होगा, जब ओवम है ही नहीं, फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, तो इंप्लांटेशन कहां से होगा। लेकिन फिर भी बाई चांस मान लेते हैं कि हो भी गया होगा तो इंप्लांटेशन हो नहीं सकता। तो दूसरा लाइन क्या गया, दूसरा लाइन ये लिखता है कि मेक्स द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इंप्लांटेशन एंड सर्विक्स होस्टाइल टू स्पर्म। सर्विक्स होस्टाइल टू स्पर्म का मतलब है कि अब सर्विक्स के इंडोमेट्रियम इतने मोटे हो गए हैं, सर्वाइकल कैनाल लगभग बंद हो गया है, नतीजा स्पर्म अब आगे जाएगा कहां, यानी स्पर्म के लिए अब फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं है। तो 3 तरीके से देखिए इसने प्रेगनेंसी रोक दिया। पहला, इसने स्पर्म के आगे बढ़ने का जो रास्ता था जो कि सर्विक्स से होकर गुजरता था उसे जाने से उसने रोक दिया क्योंकि वहां की इंडोमेट्रियम मोटी हो गई। दूसरा, इसने फंडस और बॉडी की इंडोमेट्रियम को बिल्कुल पतला करके रख दिया, नतीजा इंप्लांटेशन कहां से होगा। अब तीसरा, ओवम है भी तो नहीं, सिंपल कॉमन सेंस है ना। तो 3 तरीके से देखिए इसने फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए, यानी प्रेगनेंसी को रोकने, फर्टिलाइजेशन तो नहीं कहना चाहिए, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए इसने 3 तरीके से काम किया। लेकिन अगले 7 दिनों तक देखिए फीमेल के लाइफ में जो ब्लीडिंग होती है जिसको हम मेंस्ट्रुएशन फेज भी कहते हैं ना, एक काफी इंपॉर्टेंस रखती है क्योंकि फीमेल का माइंड उससे बहुत हद तक कनेक्टेड रहता है। इस अगर फीमेल के लाइफ में वो ब्लीडिंग अगर देखने को ना मिले या सही समय पर अगर ब्लीडिंग देखने को ना मिले ना, तो फीमेल को कई तरह की मेंटल डिस्टर्बेंस या साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस से गुजरना पड़ता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कहा गया कि 21 दिनों तक तो आप टेबलेट लें, यानी पिल्स लें, और अगले 7 दिनों तक आप ना लें। अगले 7 दिनों तक नहीं लेंगे तो क्या होगा, सिंपल, इस हार्मोन ने जो भी घटनाक्रम को अंजाम देकर रखा है अब रिवर्सिबल होने लगेगा।
यानी कि जो सर्विक्स की जो इंडोमेट्रियम काफी मोटी होकर रखी थी, थोड़ी बहुत टूटने लगेगी, थोड़ी बहुत पतली होने लगेगी, नतीजा वहां की टिश्यू बाहर निकलेंगे, थोड़ा सा ब्लड बाहर निकलेगा, और फीमेल को एक ऐसा एहसास जरूर होगा कि हाँ मुझे मेंस्ट्रुएशन जैसी ब्लीडिंग जो होती है वो हो रही है, सही समय पर आ रही है ना। लेकिन क्या उसे वाकई मेंस्ट्रुएशन कहेंगे? तो जवाब नहीं, इसे एक रियल मेंस्ट्रुएशन नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें ओवम तो है ही नहीं। तो रियल मेंस्ट्रुएशन में तो एक अनफर्टिलाइज्ड ओवम भी होता था, तो यहां पर वो अनफर्टिलाइज्ड ओवम आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये साइंस काफी बेहतरीन थी। तो अगले 7 दिनों तक या तो कोई टैबलेट नहीं लेने हैं, या लेने भी तो आयरन फॉलिक एसिड लेने हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होगी तो शायद ब्लड की कमी होगी, और ब्लड की कमी को कंपनसेट करने के लिए थोड़ा बहुत अगर आयरन फॉलिक एसिड दे दिया जाए तो कोई गलत बात नहीं है। तो जिस वैरायटी को मैंने प्रीवियस क्लास में आपको समझा दिया था, इस वैरायटी को हम लोग कहा करते थे मालाडी, जो कि डेली लेने वाली वैरायटी थी। मैं देख रहा हूं सौरभ कुमार का कोई क्वेश्चन है, मेडिसिन लेने के कितने दिन बाद क्लोज होता है सर? क्या क्लोज होता है सर, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं, है ना। अलीजा का क्वेश्चन है, साथ में मेंस्ट्रुएशन भी तो साथ में आ सकती है 7 डेज में? नहीं आएगी, है ना। वही तो मैं आपको समझा रहा हूं, आप मेरी लाइंस को पहले ध्यान से सुने। पहला बात है आप लोग को लाइन ध्यान से सुनना होगा, और दूसरा बात है कि जो चीज मैं फिलहाल नहीं बोल रहा हूं पक्का आगे के लिए कहीं ना कहीं बोलना है उसे, है ना। इसलिए बेवजह उतना भी सोचने की जरूरत नहीं है, आपको खुद ब खुद नेचुरली आ जाएगा। तो कीप पेशेंस। तो मैं फिर से आपको हिंट दे रहा हूं, तो इसको एक मेंस्ट्रुएशन तो नहीं कह सकते, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन तब कहते हैं जब यूट्रस के इंडोमेट्रियम जो कि फंडस के हिस्से में या बॉडी के हिस्से में वो टूटती, तब आप इसे मेंस्ट्रुएशन कह सकते। और साथ में उसमें अनफर्टिलाइज्ड ओवम भी होता, तब आप इसे मेंस्ट्रुएशन कह सकते थे। लेकिन इसमें तो मेंस्ट्रुएशन जैसा ब्लीडिंग है ना, क्योंकि यूट्रस की जो फंडस है और बॉडी है वहां की वाल तो पहले से ही पतली है, तो उसके टूटने का तो सवाल उठता ही नहीं। तो नीचे का जो सर्विक्स जो काफी थिकेंड होकर रखा हुआ है, यहां की वाल टूटेगी तो थोड़े से टिश्यू आएंगे, थोड़े से ब्लड आएंगे, लेकिन अनफर्टिलाइज्ड ओवम जैसा कोई मामला इसमें है ही नहीं, क्योंकि ओवुलेशन हुआ ही नहीं है। इसलिए इसको मेंस्ट्रुएशन जैसी ब्लीडिंग, है ना, यानी इसको ब्लीडिंग जैसे चीज आप कह तो सकते हैं, लेकिन इसको रियल मेंस्ट्रुएशन यानी रियल ब्लीडिंग नाम से आप संबोधित नहीं कर सकते। लेकिन जरा सोचिए, आप तो इस साइंस को सुन रहे हैं, आप इस साइंस को समझ रहे हैं, तब आप खोज रहे हैं कि मेंस्ट्रुएशन कहेंगे कि नहीं कहेंगे। लेकिन जरा सोचिए, जिस कॉमन फीमेल को दिया जाता है, जिस कॉमन लेडी को दिया जाता है, भले वो कितनी भी शिक्षित ना हो, अगर वो डॉक्टर नहीं है, इस फील्ड के जानकार नहीं है, तो उन्हें क्या लगेगा? क्या उन्हें ये सब जानकारी है क्या कि उसमें अनफर्टिलाइज्ड ओवम है या नहीं है? नहीं ना। तो उन्हें तो ऐसा ही ना महसूस होगा कि जी हाँ ये एक रियल मेंस्ट्रुएशन है। इसलिए कॉमन अगर लेमैन की भाषा में अगर बात किया जाए तो यस इट्स ए मेंस्ट्रुएशन। लेकिन क्या वाकई इस साइंस के जानकार होने के नाते अगर बात किया जाए क्या इसको मेंस्ट्रुएशन कहेंगे? जवाब नहीं, इसको मेंस्ट्रुएशन नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें अनफर्टिलाइज्ड ओवम शामिल नहीं है। तो जिस वैरायटी को हम लोग देख रहे थे, इसके वैरायटी का नाम था मालाडी, जो कि डेली लेने वाली वैरायटी थी, है ना। मैं देख रहा हूं एक आध क्वेश्चन और ले लेता हूं, फिर आगे मैं क्वेश्चन नहीं लेने वाला थोड़ी देर। देखिए क्या हार्म होगा नहीं होगा अब मैं फिलहाल देख नहीं रहा हूं, है ना। अब मैं देख रहा हूं कि अननेसेसरी क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। क्या हार्म होगा नहीं होगा मैंने आपको पहले ही हिंट दे दिया कि आएगा, थोड़ी देर में नेचुरली आ जाएगा ना। जस्ट कीप पेशेंस रखना थोड़ा ज्यादा जरूरी है। चलिए अब मैं आगे देख रहा हूं, फिलहाल कोई क्वेश्चन अब मैं लेने वाला नहीं हूं, आप टाइप करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डेली वेराइटी का नाम था मालाडी। लेकिन देखिए ह्यूमंस है ना, हम लोग ह्यूमंस की जो इच्छाएं है ना वो अनंत है। सिंपल, हम लोग को लगता है कि बेहतरीन एक फैसिलिटी, मान लेते सपोज कीजिए आज एक बेहतरीन फैसिलिटी मिली है, तो शायद हम लोग को ये लगेगा अरे इससे भी बेहतर होता तो अच्छा था। शायद उससे बेहतर आ जाए तो फिर लगेगा अरे इससे भी बेहतर होता तो अच्छा था। कॉमन चीज है ना। तो सिंपल यही थिंकिंग बहुत सारे लोगों के दिमाग में आई, अब डेली लेना होगा। अब सवाल उठता है कि कब तक डेली लेंगे? तो रूल तो यही कहता है कि जब तक फीमेल को प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, जब तक फीमेल को प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, उनकी जो इच्छा है वो चाहे ले ले, है ना। जो इच्छा चाहे, इस पर बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। पहले ही कह रहे हैं जो साइड इफेक्ट है, क्या नुकसान है, बाद में आएंगे हम लोग, है ना। लेकिन फीमेल के जब तक इच्छा है वो चाहे तो साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल ले ले। लेकिन जरा सोचिए, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, वो भी 21 दिन, हर 21 दिन टैबलेट लेना, फिर 7 दिन नहीं लेना, या आयरन फॉलिक एसिड लेना, या लगातार पिल्स लेते चला जाना 3 से 4 साल तक, किसी को भी थोड़ा एक अजीब से एक फीलिंग में डाल देता है कि भाई कितना खाएंगे, वो भी डेली डेली खाना पड़ता है एक, है ना। तो इससे निजात पाने के लिए क्या किया गया, साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किया और डेली खाने की प्रणाली से, डेली खाने के जो नियम इसमें जो बनाए दिए गए थे मालाडी में, इसको निजात देने के लिए, इससे आजादी पाने के लिए एक नई वैरायटी लाई गई जिसको वंस ए वीक पिल भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वंस ए वीक पिल, जिसका नाम सहेली है, मैंने पहले भी इस्तेमाल किया हुआ है। तो चलिए आज हम लोग टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अभी तक मैं आपको रिकैप करा रहा था। अभी भी हम लोग कहां पर हैं? अभी भी हम लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के ऊपर हैं। अभी भी हम लोग कहां पर हैं? अभी भी हम लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यानी ओसीपी के ऊपर हैं। लेकिन डेली वैरायटी, इसकी पहली वैरायटी क्या थी? पहली वैरायटी थी मालाडी, देखे है ना। मैं इसमें लिख देता हूं फिर से, ऑलरेडी समाप्त किया जा चुका है इसलिए मैं दोबारा इसको शुरुआत नहीं कर रहा हूं। लेकिन इसकी जो दूसरी वैरायटी अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम होगा सहेली।
इसकी दूसरी वैरायटी पढ़ने जा रहे हैं, नाम है सहेली। और ये डेली पिल ना होगा, कैसी पिल है? ये वंस ए वीक पिल है ना। ये डेली पिल ना होगा, कैसी पिल है? तो ये वंस ए वीक पिल है, सप्ताह में एक बार लेना है। अब पहला प्रश्न ये उठता है कि जो डेली लेने वाली पिल थी इसको माला डी कहते थे, और अब ये वंस ए वीक पिल आ गया, इसको सहेली कहते हैं। इससे क्या एडवांटेज हुआ? क्या सिर्फ यही एकमात्र एडवांटेज हुआ कि डेली लेने से निजात मिल गया, अब साप्ताहिक एक बार ही लेना पड़ेगा? जी हाँ, एक तो निजात मिला, लेकिन एक और फायदा मिला। आगे थोड़ी देर बाद हम लोग देखेंगे, इसका साइड इफेक्ट देखेंगे। तो माला डी जो कि डेली लेने वाला था, ध्यान दीजिए, इसको बार बार कह रहे हैं कि इसमें क्या मिलाया गया था। मुख्यतः प्रोजेस्ट्रोजेन था या थोड़ा बहुत एस्ट्रोजेन भी था। तो चाहे प्रोजेस्ट्रोजेन था या प्रोजेस्ट्रोजेन के साथ थोड़ा बहुत एस्ट्रोजेन भी था, नेचर में क्या था जरा सोचो तो। हम लोग नेचर ऑफ हार्मोन्स पढ़ चुके हैं, क्लास 11th के आखिरी चैप्टर, इसको केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो याद कीजिए, नेचर ऑफ हार्मोन्स क्या था? टेस्टिस के हार्मोन्स, ओवरी के हार्मोन्स, एडिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स नेचर में क्या हुआ करते थे? लिपिड। लिपिड मतलब स्टेरॉइड, सिंपल। यानी कि माला डी जो कि डेली लेने वाली वैरायटी थी, नेचर में क्या था? स्टेरॉइडल इन नेचर। नेचर में क्या था? स्टेरॉइडल इन नेचर। और जो भी मेडिसिन स्टेरॉइड होते हैं, लिपिड के बने रहते हैं, उसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं। मैंने पहले ही कह दिया कि साइड इफेक्ट्स जब आएगा, है ना, मैंने पहले ही कह दिया कि जब साइड इफेक्ट बताना होगा तो मैं आगे बताऊंगा, नेचुरली आएगा। लेकिन फिलहाल इतना लिखना काफी है कि इसके साइड इफेक्ट बहुत हैं। तो माला डी डेली लेने वाली वैरायटी, नेचर में क्या थे? स्टेरॉइडल। तो इसके दो नुकसान देखने को मिल रहे थे। पहला नुकसान कि डेली लेना पड़ रहा था, दूसरा नुकसान देखने को मिल रहा था कि स्टेरॉइड था, लिपिड था, इसके साइड इफेक्ट बहुत होते हैं। तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि चलो इन दोनों परेशानियों का निवारण कर दें। तो दोनों परेशानियों का निवारण करने के लिए एक नई मेडिसिन आई, नाम पड़ा सहेली। तो पहला निवारण तो हो गया कि वंस ए वीक पिल है, और दूसरा निवारण क्या होगा? ये एक नॉन स्टेरॉइडल पिल है ना। जैसे माला डी डेली भी लेना था, स्टेरॉइड भी था, जबकि सहेली क्या है? साप्ताहिक लेना है। इन्हें डेली लेने से भी निजात मिल गया, और ये क्या होगा? ये नॉन स्टेरॉइडल पिल है। नॉन स्टेरॉइडल पिल है, यानी इसमें स्टेरॉइड का इस्तेमाल नहीं किया गया। जैसे ही आपने कहा कि नॉन स्टेरॉइडल पिल है, अब आपसे सवाल पूछेगा, चलिए नाम बता दीजिए इसमें क्या है। अब एनसीईआरटी इसको नहीं लिखा, मैं इसका नाम लिख देता हूं। ये एक नॉन स्टेरॉइडल पिल है, एक ऐसे केमिकल से बनाया गया है, उस केमिकल का नाम होता है सेंट क्रोमैन, है ना। तो मैं लिख देता हूं नॉन स्टेरॉइडल पिल मेड अप ऑफ सेंट क्रोमैन, मेड अप ऑफ सेंट क्रोमैन, CENTCHROMAN, है ना। एक केमिकल से बना है, उस केमिकल का नाम क्या है? सेंट क्रोमैन। तो देखिए, सहेली लेने से दो फायदे हो गए। पहला, डेली लेने से निजात मिल गया, और दूसरा स्टेरॉइड ना होकर नॉन स्टेरॉइडल है, सेंट क्रोमैन है। याद कीजिए, इसी चैप्टर की शुरुआत में इसके बारे में लिखा भी गया था। इस सहेली नाम की जो टैबलेट, जिसको अभी फिलहाल हम डिस्कस करें, इसके बारे में नाम पहले भी आ चुका था। इसको किसने निजात किया था, किसने इसका आविष्कार किया था? तो आंसर देखिए, लिखा गया है CDRI लखनऊ, है ना, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। ऑलरेडी इसको हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, देखिए वही नाम दोबारा यहां पर आ गया। अब चलिए नुकसान देखना है। मैंने ऑलरेडी कह दिया कि किसी को भी हम लोग आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं कह सकते। आइडियल क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि सब में कुछ ना कुछ तो कमी होगी। तो माला डी की कमी क्या थी? साइड इफेक्ट भरपूर है इसमें। आगे डिस्कस हम लोग करने वाले हैं कि इसमें क्या क्या साइड इफेक्ट होगा, है ना। और सहेली, अब इसके साइड इफेक्ट को देखने की बारी है, इसके नुकसान को देखने की बारी है, इसके डिसएडवांटेज को देखने की बारी है। इसमें दो फायदा तो आपको नजर आ रहा है ना। पहला, वंस ए वीक पिल हो गया, इन्हें डेली खाने से फायदा मिल गया। दूसरा, स्टेरॉइड का जो साइड इफेक्ट है उसको मैंने रोक दिया, क्योंकि एक नए केमिकल से बना दिया, सेंट क्रोमैन, जो कि स्टेरॉइड नहीं है। लेकिन फिर से डिसएडवांटेज अब क्या है इसका? बहुत बड़ा डिसएडवांटेज आने वाला है। जरा सोचिए, माला डी का रूल फिर से याद कीजिए। 21 दिन तक लेना है, 7 दिन तक नहीं लेना है। 21 दिन तक लेना है, 7 दिन तक नहीं लेना है। तो होता क्या था ना, जिन 7 दिन तक नहीं, अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया कि जिन 7 दिनों तक पिल नहीं लेना है, उस समय ब्लीडिंग जैसे कंडीशंस देखने को मिलते हैं, जो कि सर्विक्स के इंडोमेट्रियम के टूटने से बनते हैं। उससे हम लोग ना कह रहे हैं कि वो एक रियल मेंस्ट्रुएशन नहीं है, लेकिन आम लोगों की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो हाँ, उन्हें ब्लीडिंग यानी मेंस्ट्रुएशन दिख रहा है, बिल्कुल सही है। तो माला डी में कम से कम वो ब्लीडिंग जैसे कंडीशन दिखते थे ना, सहेली में तो दिखेगा ही नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? जरा सोचो, 7 दिन, आज एक पिल एक फीमेल ने खाया, 7 दिनों तक नहीं खाया, तो 7 दिन, आखिर पहला तो सवाल उठता है कि सेंट क्रोमैन काम कैसे करता। पहला सवाल उठता है कि सेंट क्रोमैन का, सेंट क्रोमैन एग्जैक्टली वैसा ही काम करता है जैसा प्रोजेस्ट्रोजेन करता है, कोई डिफरेंस नहीं है। यानी सेंट क्रोमैन में भी वही 3 लाइन लिखना है। सेंट क्रोमैन भी क्या करेगा? FSH-LH नहीं आने देगा, FSH-LH नहीं आने देगा तो ओवम नहीं रहेगा, ओवुलेशन नहीं दिखेगा। दूसरा, ये भी क्या करेगा? यूट्रस के फंडस और जो बॉडी के इंडोमेट्रियम उसको थिन बनाकर रख देगा, और सर्विक्स के म्यूकस, सर्विक्स के जो इंडोमेट्रियल वॉल है उसको काफी मोटा बनाकर रख देगा। यानी वो लाइन यहां पर भी हम लोग लिख सकते हैं, मेक्स द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स होस्टाइल टू स्पर्म। सारा लाइन सब कुछ वही है। यानी कि माला डी में जो प्रोजेस्ट्रोजेन था वो जिस तरीके से काम कर रहा था, सब काम सेंट क्रोमैन वही तो कर रहा है। लेकिन जरा सोचिए, देने का तरीका फिर से याद कीजिए। प्रोजेस्ट्रोजेन यानी माला डी डेली देते थे 21 दिन तक, 7 दिन नहीं देते थे। तो जो 7 दिन नहीं देते थे,
क्योंकि उसकी मात्रा हमने कमाई प्रोजेस्ट्रोजिन की, तो फीमेल को कम से कम ब्लीडिंग जैसा एहसास होता तो था, पहले रियल था या अनरियल था वो बात की बात है। लेकिन सहेली अगर किसी फीमेल ने प्रेफर किया, उससे दो फायदा तो मिल गया, पहला स्टेरॉइड खाने से मुक्ति मिल गई, दूसरा डेली खाने से मुक्ति मिल गई, लेकिन एक नुकसान तो तत्काल दिख गया, इसमें तो ब्लीडिंग जैसा कुछ दिखेगा ही नहीं। क्योंकि आज एक फीमेल ने एक सहेली को कंज्यूम किया, सेंट-क्रोमैन कंज्यूम किया, 7 दिनों तक इसको जो काम करना था इसने किया, लेकिन फीमेल ने क्या किया, फिर से सेंट-क्रोमैन, फिर से सहेली को ले लिया, फिर से अगले 7 दिनों तक वो काम करेगा, फिर से सहेली ले लिया, फिर से अगले 7 दिनों तक काम करेगा। यानी इसमें फीमेल ने अपने शरीर में क्या सेंट-क्रोमैन नाम के केमिकल को कभी भी कम होने का मौका दिया क्या? नहीं ना। यानी एक पिल 7 दिन तक काम किया, तब तक दूसरा पिल खाने की बारी आएगी, फिर 7 दिन तक काम किया, तब तक तीसरा पिल खाने की बारी आएगी, फिर 7 दिनों तक काम किया। मतलब अगर एक फीमेल सहेली कंज्यूम कर रही है तो उसमें जो ब्लीडिंग जैसी घटना देखने को मिलती थी, जैसे कि माला डी में 7 दिन तक नहीं खाने से दिखता था, वो तो इसमें बिल्कुल भी नहीं दिखने वाला। तो देखिए इसका भी एक ड्रॉबैक हम लोगों को नजर आ चुका। तो फिलहाल हम लोग क्या देख रहे थे, 1 से वीक पिल हम लोग देख रहे थे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अभी बहुत 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 कुछ बाकी है। साइड इफेक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, है ना। कई लोगों के प्रश्न साइड इफेक्ट से जुड़े हुए मुझे दिख रहे हैं, अननेसेसरी अभी बीच में फैलने से मुझे कोई फायदा नहीं है। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। अब हम लोग जंप करने वाले हैं आईयूडीज में, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, है ना। अब फिर देखेंगे आगे बहुत सारी चीज अभी बाकी है ना। तो चलिए अगले नाम पर हम ले लेते हैं। अगला नाम क्या है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस ऑलरेडी देखिए मैंने चार्ट आपको बना दिया था, लेकिन आज मेरे पास वो चार्ट है नहीं, इसलिए मैं फिर से लिखकर काम चला रहा हूं यहां पर। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस को छोटे में क्या कहते थे, आईयूडीज कहते थे। और आपको याद होगा इन इंट्रा यूटेराइन डिवाइस को मैंने फिर से 3 तरीके से यहां पर अरेंज किया था, है ना। वो 3 तरीके से क्या कहते, पहला था मैंने कहा था कि नॉन मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड, है ना, नॉन मेडिकेटेड। दूसरे वैरायटी का नाम मैंने लिखा होगा कॉपर रिलीजिंग, कॉपर रिलीजिंग। पहले का नाम था नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, दूसरे का नाम था कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। उम्मीद करते हैं आपके पास तो स्लाइड होगा, है ना। और तीसरे का नाम था हार्मोन रिलीजिंग आईडी, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, लेकिन फिर भी मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं फिर से यहां पर लिख कर काम चला रहा हूं। फिर डिटेल में चलते हैं हम लोग। तो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी में कौन से एग्जाम्पल हम लोगों ने लिखा था, एक नाम लिखा था जिसका नाम था लिपिज लूप, नाम लिखा था उसका नाम था लिपिज लूप। देखेंगे इसके बगल में इसका स्ट्रक्चर हल्का फुल्का बनाते चले जाएंगे। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी में 3 नाम यहां पर मैंने लिखा होगा, एक का नाम रहा होगा कॉपर टी, एक का नाम रहा होगा कॉपर 7, एक का नाम रहा होगा मल्टी लोड 375, मल्टी लोड 375। अभी इस तीनों की इमेज को मैं यहां पर हल्का सा ड्रॉ कर दूंगा, है ना, आपको दिख जाएगा कैसा है, मल्टी लोड 375। अब तीसरे में जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, इसमें मैंने 2 नाम लिखा होगा, एक का नाम रखा होगा मैंने प्रोजेस्टासर्ट, प्रोजेस्टासर्ट, और दूसरे का नाम मैंने रखा होगा LNG20, LNG20। पहले तो मैं आपको इसका फुल फॉर्म यहां पर बता देता हूं। LNG20 मतलब क्या है, LNG का पूरा नाम होता है लीवोनॉर्जेस्ट्रल 20, इसलिए मैं इसके नीचे पूरा नाम इसके लिख दे रहा हूं, लीवोनॉर्जेस्ट्रल 20, लीवोनॉर्जेस्ट्रल, लीवोनॉर्जेस्ट्रल 20। अब हम लोग चले एक इमेज बनाते हैं। हाँ ठीक है तन्या, आपका क्वेश्चन है कि सहेली को 3 सप्ताह तक नहीं लेने का, 3 सप्ताह तक लेने के बाद 1 सप्ताह अगर नहीं लेंगे तो उसमें मेंस्ट्रुएशन जैसा ब्लीडिंग होगा ना, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल ये बिल्कुल सही है। लेकिन फिर से आंसर वही है कि इसे 1 से वीक पिल के नाम पर बताया गया है। आप पेशेंट को बहुत देखो, ऐसे एक साइंस के जानकार के तौर पर आप देखोगे तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं उसको देने के लिए, है ना। लेकिन जब आप एक डॉक्टर के तरीके से देखोगे एक पेशेंट को, जब आप उसको प्रिस्क्राइब करते हो ना, तो पेशेंट बहुत समझदार नहीं होते, पेशेंट को आपको बेवकूफ मान के ही चलना है, बुड़बक मान के ही चलना है ना। तो भले आप साइंस के दृष्टिकोण से कह सकते हो कि आप 3 सप्ताह सहेली लो, आज 1 सप्ताह, आज पहले सप्ताह में 1, दूसरे सप्ताह में 1, तीसरे सप्ताह में 1 सहेली लो, और चौथा सप्ताह स्किप करो, फिर 5वें सप्ताह। लेकिन फिर से वही प्रॉब्लम आ जाएगी ना, फिर से फीमेल अक्सर ये कहने लगेंगे मुझे तो याद ही नहीं रहता है कि कितना। माला डी में भी तो यही प्रॉब्लम थी ना, ये 21 दिन तक लेने के बाद मैंने कहा था 7 दिन तक नहीं लेना है, तो देखिए फीमेल्स को शिकायत होती थी कि 7 दिन मुझे याद ही नहीं रहता। नतीजा क्या किया गया था, आयरन फॉलिक एसिड डाल दिया गया था। तो सेम चीज तो सहेली में भी प्रॉब्लम आ जाएगी। यानी 1 से वीक पिल है, बेहतर होगा आप इसको 1 से वीक पेशेंट को प्रिस्क्राइब करके छोड़ दें, है ना। लेकिन हाँ अगर समझदार लोग हैं, अगर 3 सप्ताह, एक पहला सहेली पहले सप्ताह, दूसरा सहेली दूसरे सप्ताह, तीसरा सहेली तीसरे सप्ताह लेकर चौथे सप्ताह में अगर एक स्किप करेंगी तो हो सकता है उसमें मेंस्ट्रुएशन जैसी घटनाएं देखने को मिले। लेकिन हाँ इसमें कोई शक नहीं कि थोड़ा फेलियर रेट भी देखने को मिलेगा,
क्योंकि जिसको 1 से वीक पिल बनाया गया, अचानक से जब आप उसे एक सप्ताह के लिए स्किप करोगे तो हो सकता है कि सब कुछ रिवर्सिबल हो जाए, सिर्फ ब्लीडिंग मेंस्ट्रुएशन ही नहीं, हो सकता है FSH-LH भी आ जाए, ओवम भी बन जाए। तब ऐसी स्थिति प्रेगनेंसी से डिनाई नहीं कर सकते, है ना। इसलिए आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा था ना, लेकिन थोड़ा इफ एंड बट है, हो सकता है कि उसमें फेलियर रेट ज्यादा देखने को मिले, लेकिन हाँ अगर स्किप करेंगे तो ब्लीडिंग देखने को मिल सकता है। मैं फिर से आगे बढ़ रहा हूं, हम लोग इंट्रा आईयूडीज के ऊपर आ चुके हैं। तो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी लिपिज लूप कैसा दिखता है ना, मैं इमेज बनाता हूं। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, पहला तो इसका नाम इंट्रायूटेराइन डिवाइस क्यों पड़ा? पहला इसका नाम इंट्रायूटेराइन डिवाइस इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें कुछ डिवाइस है, इसको कहां पर रखना है? यूट्रस के अंदर इंप्लांट करना है, यूट्रस के अंदर डालना है, अंदर डालना है यूट्रस के, इसलिए इसका नाम है इंट्रायूटेराइन डिवाइस। तो देखिए पहला इसका जो खामियाजा है यानी जो ड्रॉबैक है यहीं पे दिखा। जरा सोचिए, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की जो डेफिनेशन थी वो क्या कहती थी? आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की डेफिनेशन कहती थी कि शुड मेंटेन प्राइवेसी। वो लाइन इसमें पहले ही पूरा नहीं होने वाला है। शुड मेंटेन प्राइवेसी तो पहले ही गायब हो गया, क्योंकि अगर आईयूडीज इंप्लांट कराना है तो आपको हॉस्पिटल जाना ही होगा, आपको किसी डॉक्टर की मदद से या जो ट्रेंड जो स्टाफ होते हैं या जो नर्सेज होती हैं उनकी मदद से ही आपको आईयूडीज इंप्लांट कराना होगा। यानी कि जो आईयूडीज इंप्लांट अपने से नहीं हो सकता। जहां तक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात थी वहां तो लोग खाते थे, तो इसमें प्राइवेसी की दिक्कत तो नहीं आ रही थी, हालांकि दूसरी दिक्कत इसमें देखने को मिल रही थी। लेकिन इसका पहला ड्रॉबैक, यानी देखिए मैं ड्रॉबैक सबसे पहले ही कह दिया कि आपको कहीं ना कहीं जाना होगा, इसके लिए ट्रेंड व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, यानी प्राइवेसी मेंटेन नहीं होगी, इसलिए आप इसे आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, एनसीईआरटी के क्लाइंट को यहां पर ध्यान रखिएगा, जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा, अगर अपने देश की बात की जाए ना, तो सबसे ज्यादा जो कॉन्ट्रासेप्टिव फीमेल के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है वो आईयूडीज ही हैं। तो आप देखोगे एनसीईआरटी में एक लाइन आपको लिखा हुआ मिलेगा, इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड इन इंडिया। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न रहता है कि सबसे ज्यादा कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव अपने देश में इस्तेमाल किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा आईयूडीज को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पर जाना जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन था, है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आईयूडीज नाम क्यों पड़ा, मैंने बता दिया। इसका डिसएडवांटेज क्या है? प्राइवेसी मेंटेन नहीं होगा, पहले ही मैंने बता दिया। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं कर सकते। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए नाम से ही क्लियर है, ये कुछ ऐसे आईयूडी होंगे जिसमें कोई मेडिसिन नहीं है, इसलिए क्या कहेंगे? नॉन मेडिकेटेड। ये कुछ ऐसे आईयूडी होंगे, इंट्रायूटेराइन डिवाइस होंगे जो कि कॉपर रिलीज करेंगे। देखेंगे कॉपर क्या करता है, इसलिए नाम पड़ा कॉपर रिलीजिंग। और ये कुछ ऐसे आईयूडी होंगे जो क्या रिलीज करेंगे? हार्मोन रिलीज करेंगे, इसलिए नाम है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। पहला तो नाम से आपका परिचय करा दिया। तो इसमें पहले वैरायटी के आईयूडी में कोई भी मेडिसिन नहीं है, दूसरे वैरायटी के आईयूडी में कॉपर डाला हुआ है, और तीसरे वैरायटी के आईयूडी में कुछ हार्मोन्स डाले गए हैं, इसलिए देखिए ये नाम है। तो ये तो हेडिंग है ना, लेकिन इस हेडिंग का एग्जांपल देखना होगा। तो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का एग्जांपल क्या है? लिपिज लूप। देखते हैं कैसा है। लिपिज लूप ऐसे होते हैं, हुक के समान होते हैं, है ना, ऐसे हुक के समान होते हैं। मेटल है, क्या है ये? मेटल है, हुक के समान। जैसे क्वेश्चन मार्क होता है ना, वैसे ही क्वेश्चन मार्क जैसा दिखेगा लगभग। तो देखिए ऐसे आपको हुक के समान दिख रहा है, और इसके निचले हिस्से में क्या होता है? इसके निचले हिस्से में थ्रेड होता है। इसके निचले हिस्से में क्या होता है? इसके निचले हिस्से में थ्रेड होता है। थ्रेड क्यों होता है थोड़ी देर में हम लोग देख लेंगे, पहले मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं। अब चलिए देखते हैं कि कॉपर रिलीजिंग आईयूडी में कॉपर टी कैसा दिखता है। टी के समान दिखेगा, है ना, कॉपर टी कैसा दिखता है? तो टी के समान दिखता है। चलिए इसको तेजी से मैं ड्रॉ करता हूं। कैसा? मैं पहले तेजी से ड्रॉ कर देता हूं, है ना, जिससे कि मुझे बात करना समझाना आपके लिए आसान रहे, है ना। चलिए प्रिया, आपने, बस मैं इतना बोल देता हूं, आपने जो क्वेश्चन पूछा है मैंने पढ़ लिया है, उस क्वेश्चन का आंसर आएगा, है ना, उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको आएगा, है ना। लास्ट में साइड इफेक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, हो सकता है 15-20 मिनट के बाद डिस्कस करने का मौका मिल जाए, तो जस्ट कीप पेशेंस। बीच में मैं आपके क्वेश्चन को देख लिया है, आपको आंसर नेचुरली मिलेगा, है ना। फिर से इधर बढ़ते हैं हम लोग। तो पहला तो हो गया इंट्रायूटेराइन डिवाइसेज में किसका लुक कैसा है, तो जिसमें कोई मेडिसिन नहीं रहता, इसको नॉन मेडिकेटेड आईयूडी कहते हैं। इसका नाम, जिसका एग्जांपल लिपिज लूप, वो लगभग ऐसा दिखता है। उसके आखिरी हिस्से में क्या है? ब्लू कलर से जो मैंने ड्रॉ करके रखा है ना, वो थ्रेड है। वो थ्रेड क्या करता है? नायलॉन की थ्रेड है। वो थ्रेड क्या करता है थोड़ी देर में आपको दिखेगा। तब तक एक बार देख लेते हैं हम लोग कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। उसके 3 एग्जांपल है, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। कैसे दिखता है? कॉपर टी ऐसा दिखता है, टी के समान दिखता है ना। कॉपर 7
7 के समान दिखता है ना, और जो मल्टी लोड 375 है वो ऐसा दिखता है। पहला तो मैंने आपको लुक यहां पर बता दिया, लेकिन तीनों को क्या रिलीज करना है, स्ट्रक्चर अलग अलग है, शेप अलग अलग है, नाम अलग अलग है। ये टी के समान दिखेगा इसलिए इसका नाम कॉपर टी है, ये 7 के समान दिखेगा इसलिए इसका नाम कॉपर 7 है, और इस ए जो स्पेशल वैरायटी इसका नाम मल्टी लोड 375 है। लेकिन रूल कहता है कि नाम अलग अलग है, स्ट्रक्चर अलग अलग है, लेकिन तीनों में क्या भरा हुआ है, कॉपर। तीनों में क्या भरा हुआ है, कॉपर। तो देखिए नाम है कॉपर रिलीजिंग आयोडी, तो कॉपर कहां है, ये देखिए, ये जिसको मैंने ग्रीन कलर से बनाया हुआ है ना, ये कॉपर है। इसमें देखिए जो ग्रीन कलर से दिख रहा है कॉपर भरा हुआ है, इसमें जो ग्रीन कलर से दिख रहा है कॉपर है, इसमें जो ग्रीन डॉट्स मैंने बनाए हैं ये भी कॉपर है। लेकिन इससे एक चीज तो पता चलता है, नाम अलग अलग है क्योंकि शेप अलग अलग है, लेकिन एक और चीज तो अलग अलग है, कॉपर की मात्रा अलग अलग है। जरा सोचो सबसे कम कॉपर किसमें भरा हुआ है, सबसे कम कॉपर भरा हुआ है कॉपर 7 में। सबसे कम कॉपर किसमें भरा हुआ है, कॉपर 7 में। देखो बस एक ही जगह मैंने ग्रीन बनाया हुआ है। उससे ज्यादा कॉपर किसमें भरा हुआ है, कॉपर टी में। देखो 2 जगह कॉपर भरा हुआ है। और मल्टी लोड 375 में आप देखोगे तो कई जगह पर 4 5 7 8 जगह तक कॉपर होता है। मैंने थोड़ा छोटा बना दिया है, उसमें 7 8 जगह कॉपर रहता है। यानी एक चीज तो क्लियर है कि तीनों में कॉपर रिलीज करने की क्षमता है, लेकिन सबसे कम कॉपर है कॉपर 7 में, उससे ज्यादा कॉपर है कॉपर टी में, उससे ज्यादा कॉपर मल्टी लोड 375 में। ये क्या करता है थोड़ी देर में आपको डिस्कस करेंगे, थोड़ी देर में, जस्ट कीप पेशेंस, सुनते रहिए, ये ज्यादा जरूरी है। ये कॉपर रिलीजिंग आईयूडी के नाम हम लोग देख रहे थे। मतलब ये 3 वैरायटी से क्या फायदा होगा, डॉक्टर को डिसाइड करना होगा कि किस फीमेल को किस वैरायटी की जरूरत है। अगर किसी फीमेल को कम मात्रा के कॉपर से काम चल जाएगा ना, तो उसे कॉपर 7 इंप्लांट करेंगे। अगर किसी फीमेल को थोड़ा ज्यादा मात्रा में कॉपर की आवश्यकता है ना, तो उसे कॉपर टी इंप्लांट करेंगे। और अगर किसी फीमेल को सबसे ज्यादा मात्रा में कॉपर की आवश्यकता है तो उससे हम लोग मल्टी लोड 375 इंप्लांट करेंगे। तो कॉपर करता क्या है थोड़ी देर में दिखेगा। लेकिन लास्ट वैरायटी पे आते हैं, नाम है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। कैसा दिखता है हार्मोन रिलीजिंग जो आईयूडी है ना, एग्जैक्टली कॉपर टी जैसा दिखता है। इसका मैं स्ट्रक्चर बना ही नहीं रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी कॉपर टी आपको दिख रहा है, कॉमन सेंस लगाइए। तो जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है उसका लुक कैसा होगा, एग्जैक्टली कॉपर टी जैसा होगा। लेकिन अंतर क्या होगा कि कॉपर टी में जिस तरीके से यहां पर कॉपर भरा हुआ है ना, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी में इन्हीं जगहों पर क्या भरा रहेगा, हार्मोन भरा रहेगा। लेकिन प्रश्न उठता है 2 तरीके के हार्मोन, दो नाम आपको दिख रहे हैं। एक है प्रोजेस्टासर्ट, यानी यहां पर कॉपर जिस तरीके से भरा हुआ है, अगर हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी होता तो क्या होता, कॉपर के जगह पर क्या भरा रह सकता था, कॉपर के जगह पर अगर प्रोजेस्ट्रोजेन, ऑलरेडी हम लोग सुनते आ रहे हैं, जरा देखो माला डी में कौन सा हार्मोन इस्तेमाल कर रहे थे, प्रोजेस्ट्रोजेन ना। यानी कॉपर के जगह पर अगर प्रोजेस्ट्रोजेन भरा रहेगा तो वैरायटी का नाम क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टासर्ट। देखिए नाम ही क्लू दे रहा है ना। कॉपर के जगह अगर उसमें कौन सा हार्मोन भरा रहेगा, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन जिसको प्रोजेस्ट्रोजेन कहते हैं, अगर वो भरा रहेगा तो नाम क्या पड़ जाएगा, प्रोजेस्टासर्ट। लेकिन फिर से देखिए नुकसान दिख गया। नुकसान क्या दिखा, आखिर क्या भरा हुआ, स्टेरॉइड। तो फिर से लोगों की डिमांड उठी कि भैया स्टेरॉइड क्यों भरते हो, नॉन स्टेरॉइड का प्रयोग करो ना। तो प्रोजेस्ट्रोजेन का इस्तेमाल ना करके अगर उसमें एक नॉन स्टेरॉइडल चीज का इस्तेमाल किया जाए जिसका नाम क्या है, लीवोनॉर्जेस्ट्रल, तो उसी अगर यानी कि यहां पर प्रोजेस्ट्रोजेन ना भरा होकर अगर एक नया केमिकल भरा रहे, उस केमिकल का नाम क्या है, लीवोनॉर्जेस्ट्रल 20, तो उसी वैरायटी का नाम पड़ जाएगा LNG20। यानी देखिए टैबलेट में भी तो यही गुण था ना। माला डी में क्या इस्तेमाल हुआ था, स्टेरॉइड, और सहेली में क्या इस्तेमाल हुआ था, नॉन स्टेरॉइडल, जिसका नाम था सेंटक्रोमैन। ठीक यही घटना यहां पर भी देखने को मिली। अगर यहां पर स्टेरॉइड, प्रोजेस्ट्रोजेन नाम का स्टेरॉइड भरा हुआ है तो वैरायटी का नाम पड़ जाएगा प्रोजेस्टासर्ट, और अगर स्टेरॉइड ना भर करके वहां पर लीवोनॉर्जेस्ट्रल नाम का नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन अगर भरा पड़ा है तो प्रिपरेशन का नाम हो जाएगा LNG20, है ना। तो इसके नीचे मैं यहां पर ब्रैकेट में लिख देता हूं, ब्रैकेट में मैं डाल देता हूं। तो प्रोजेस्टासर्ट नेचर में क्या होगा, ये नेचर में स्टेरॉइड है, जबकि लीवोनॉर्जेस्ट्रल नेचर में क्या होगा, ये नॉन स्टेरॉइडल है, ये नॉन स्टेरॉइडल है। यहां तक आ गए हम लोग। अब डिटेल चलने की बारी है, क्या फायदा होगा, या इसमें थ्रेड क्यों भरे हुए हैं, थ्रेड क्यों नीचे की तरफ आपको हुक के नीचे आपको थ्रेड क्यों दिख रहा है, थ्रेड क्यों दिख रहा है, अभी जस्ट बताएंगे। पहला तो मैं आपको बता दिया कि डॉक्टर के पास जाना होगा, डॉक्टर ही इसको इंप्लांट करेंगे, जो ट्रेंड नर्स है वो इसको इंप्लांट करेंगे। प्राइवेसी तो यहां पर खत्म हो गई। फायदा क्या होगा, सपोज कीजिए इसको कहां इंप्लांट किया जाता है, यूट्रस के अंदर। सपोज कीजिए मैं उस यूट्राइन कैविटी के एक इमेज को यहां पर ड्रॉ करता हूं, छोटा सा बहुत छोटा सा इमेज में ड्रॉ करता हूं। ये देखिए यही ना इमेज है, इसी इमेज को ना हम लोग डिस्कस करते हैं बार बार। मैंने बहुत छोटा सा इमेज बनाया, बहुत ही छोटा सा इमेज मैंने यहां पर ड्रॉ किया, बाकी तो आप पहचानते हो। तो करना क्या होता है, ये जो लिपिज लूप है इसे भी यहां से वजाइनल कैनाल और सर्वाइकल कैनाल होते हुए फंडस वाले जो इंडोमेट्रियम है, इंडोमेट्रियम के लेयर में ले जाके इसे हुकिंग कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, हुकिंग कर दिया जाता है। जरा कॉमन सेंस लगा, हुकिंग किया गया, जैसे किसी चीज को हुक करके लटकाया जाता है ना, हल्का सा हुकिंग किया गया। पहला साइड इफेक्ट तो आपको दिखने लगा, पेन होगा, दर्द होगा, शुरुआती कुछ दिनों तक इसमें पेन होता है क्योंकि इसको इंप्लांट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं टिकाया जा रहा है। क्योंकि कॉमन सेंस अगर आप इसको टिकाएंगे नहीं तो ये तो खुद ब खुद बाहर आ जाएगा ना।
बस इसी चीज को देखना है कि कहीं बाहर ना आ जाए। तो डॉक्टर ने क्या किया या किसी ने भी क्या किया, इस लिपिस लूप को लेकर इस रास्ते से अंदर की तरफ ले गए और फंडस के एंडोमेट्रियम में ले जाकर इसको हुकिंग कर दिया। पेनफुल कंडीशन तो जरूर होगा। और ये जो थ्रेड है ना, ये जो थ्रेड है ना जिसको मैंने ब्लू कलर से ड्रॉ किया हुआ है, ये थ्रेड, चलिए इसको यहां पे इंप्लांट करके मैं दिखाता हूं। इसको मैंने यहां इंप्लांट किया, अंदर की तरफ डाला और ये देखिए हुक का सामान आपको दिख रहा है, ये रहा। और इसकी जो थ्रेड है ना, इसकी जो थ्रेड है ना, इस तरीके से सर्वाइकल कैनाल और वजाइनल कैनाल से थोड़ी बहुत हैंग करती रहती है। इसको हैंग करते हुए छोड़ दिया जाता है। इसको हैंग करते हुए क्यों छोड़ दिया गया? इस चीज को श्योर करने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शरीर से खुद ब खुद बाहर निकल गया हो, क्योंकि हमारे शरीर की टेंडेंसी होती है कि बाहरी किसी भी चीज को रहने नहीं देता है ना। तो जिसको इंप्लांट किया गया है, हालांकि थोड़ा बहुत पेनफुल कंडीशन, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि फीमेल का शरीर इसको नेचुरली रिजेक्ट कर दे, और रिजेक्ट कर दे तो हो सकता है कि अंदर से बाहर निकल गया हो और शायद फीमेल को इसका एहसास ही ना हो। उसे तो लगेगा कि मैंने तो आईयूडी इंप्लांट करवाए हुए हैं, लेकिन वो तो बाहर आ गया था, तब तो कॉन्ट्रासेप्शन का पर्पस ही पूरा नहीं होगा। तो सिर्फ इस चीज को एश्योर करने के लिए कि जिन भी आईयूडीज को अंदर की तरफ इंप्लांट किया गया है वो अभी भी अंदर हैं, बाहर की तरफ थोड़ा सा एक नायलॉन का थ्रेड हैंग करता रहता है, सिर्फ कंफर्म करने के लिए यस इट इज स्टिल इनसाइड। कितने दिनों तक लोग इसे छोड़ सकते हैं अंदर की तरफ? जितनी दिन उसकी इच्छा, साल भर, 2 साल, 3 साल, जितने दिनों तक उसकी इच्छा हो ऐसे आईयूडीज को अंदर छोड़ा जा सकता है। लेकिन पहला प्रश्न उठता है कि ऐसे आईयूडीज को अंदर छोड़ने से फायदा क्या? पहला तो प्रश्न था कि खुद निकल सकता था, रिजेक्ट हो सकता था, लेकिन उसी को एश्योर करने के लिए तो मैंने यहां पर लगा थ्रेड यहां पर हैंग करके छोड़ दिया गया है ना। कब तक रिजेक्ट होने की संभावना रहती है? अगर होना होगा तो शुरुआती 2-4 दिनों में ही हो जाएगा, जब थोड़ा बहुत पेनफुल कंडीशन रहता है। लेकिन अगर 2-4 दिन क्रॉस कर गया, ध्यान रखिएगा, अगर 2-4 दिन क्रॉस कर गया ना, तो अब ये अपने आप जनरली बाहर नहीं निकलेगा। फिर भी थ्रेड उसको एश्योर करता रहता है कि हाँ ये अभी भी अंदर है। लेकिन फायदा क्या होगा? हमारे शरीर के एक और रूल है, जब तक, या यूट्रस की, फीमेल की यूट्रस की एक और रूल है, जब तक इसमें एक चीज इंप्लांट रहता है ना, या दूसरे चीज को इंप्लांट होने ही नहीं देगा। क्यों नहीं होने देगा? क्योंकि अगर कोई दूसरा चीज इसमें इंप्लांट होने की कोशिश अगर करेगा ना, तो यूट्रस, याद कीजिए, यूट्रस के जो इंडोमेट्रियल वॉल है इसके पास कौन सी क्षमता थी? फैगोसाइटोसिस की पावर थी। तो क्यों इंप्लांट नहीं होने देगा? क्योंकि इसकी फैगोसाइटोसिस की पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी ना कि बाय द वे अगर कभी कुछ इंप्लांट होने की कोशिश भी करेगा तो उसको खा जाएगा, खेल खत्म। तो लिपिज लूप का यही पर्पस है। देखो एनसीईआरटी में लिखा भी है, लिपिज लूप क्या करता है? तो यूट्रस के इंडोमेट्रियम के सेल्स की जो फैगोसाइटिक पावर है इसको बढ़ा देता है। और सिंपल कॉमन सेंस लगाओ, अगर फैगोसाइटोसिक पावर अगर यूट्रस के इंडोमेट्रियम के सेल्स की अगर बढ़ जाएगी तो आगे अगर कभी कुछ इंप्लांट होने की कोशिश करेगा तो इंप्लांट कोशिश कर सकता है, लेकिन उससे फैगोसाइटोसिस करके खा लिया जाएगा। यानी कि आपको रूल तो सिंपल तरीके से बोला जाए तो रूल यही ना है कि जब तक यूट्रस में एक चीज इंप्लांट रहता है दूसरी चीज को इंप्लांट होने ही नहीं देता। क्यों नहीं होने देता? क्योंकि अगर कोशिश करेगा तो उसको खा जाएगा, खेल खत्म। ये किसका थ्योरी में, एक किसकी थ्योरी में आपको बता रहा था? ये मैं आपको नॉन मेडिकेटेड आईयूडी लिपिज लूप की थ्योरी बता रहा था। तो क्या ये थ्योरी जो फैगोसाइटोसिस पावर वाली जो थ्योरी है कि अगर कुछ इंप्लांट होने की कोशिश करेगा तो उसको खा जाएगा, क्या ये थ्योरी सॉरी, क्या ये थ्योरी कॉपर रिलीजिंग आईयूडी और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी में होगी कि नहीं होगी? होगी। तो ध्यान रखिएगा, नॉन मेडिकेटेड जो आईयूडी है जिसका नाम लिपिज लूप है, जो कि दूसरे चीज को इंप्लांट नहीं होने देगा क्योंकि यूट्रस के इंडोमेट्रियम की फैगोसाइटोसिस पावर को बढ़ा देता है, तो सेम कॉन्सेप्ट कॉपर रिलीजिंग आईयूडी में भी होगा, सेम कॉन्सेप्ट हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी में भी होगा, लेकिन कुछ और नए नए फायदे भी होंगे। यानी लिपिज लूप का तो बस एक ही फायदा है, इंप्लांट नहीं होने देगा क्योंकि फैगोसाइटोसिस पावर को बढ़ा देगा। लेकिन कॉपर रिलीजिंग आईयूडी और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी में इस फायदे के अलावा कुछ नए फायदे और भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं सेकंड वैरायटी पे आते हैं, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। सबसे पहले वैरायटी को देख लेते हैं, कॉपर टी हो या कॉपर 7 हो, मल्टी लोड 375 हो, क्या वाकई इसी शेप में बाजार में उपलब्ध है? जवाब नहीं। जस्ट इमेजिन, ये टी के समान है ना, तो टी है तो इसके पास इधर की तरफ एक आर्म है, इधर की तरफ एक आर्म है, दोनों आर्म है ना। जस्ट इमेजिन अगर एक टी के समान रहता तो इधर की जो आर्म है इधर अगर फोल्ड कर दी जाए और इधर की जो आर्म है इधर फोल्ड कर दी जाए, है ना, इधर की जो आर्म है इधर ऐसे फोल्डेड हो, इधर की जो आर्म है इधर ऐसे फोल्डेड हो, तो जस्ट इमेजिन कैसा दिखता होगा? एक पेन के समान दिखेगा। ऐसा ही आता है, एक पेन के समान स्ट्रक्चर आता है ना। चाहे कॉपर टी हो, ये भी फोल्डेड आता है, ये हिस्सा इधर सटा रहेगा, ये हिस्सा इधर सटा रहेगा, एक पेन के समान दिखेगा। कॉपर 7 हो, ये भी 7 का जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये भी फोल्डेड रहता है। और मल्टी लोड 375 हो, जितने भी आपको इसके पार्ट्स दिख रहे हैं ना, सभी आपस में सटे रहते हैं। यानी कि कैसा बाहर से लुक कैसा दिखेगा? पेन के समान दिखेगा। तो करना क्या होगा? जो भी लोग इसे इंप्लांट करते होंगे, इसे सर्विक्स वाले पोर्शन में, जस्ट इमेजिन यही कॉपर टी है या कॉपर 7 है या मल्टी लोड 375 है, इसे करना क्या होगा? इसे जिसे हम लोग बर्थ कैनाल कहा करते थे, याद कीजिए, वाजाइनल कैनाल एंड सर्वाइकल कैनाल इज टुगेदर कॉल्ड बर्थ कैनाल। इसे बर्थ कैनाल वाले हिस्से से क्या करेंगे? ऊपर ले जाएंगे, और ऊपर ले जाने के बाद क्या करना होता है? नीचे से थोड़ा सा पुश करना होता है। तो इसका जो टी वाला पोर्शन जो इस तरीके से जो फोल्डेड था ना,
जैसे ही इसको यूट्रस के अंदर डाल करके नीचे से कुछ पुश करना होगा, क्या होगा, इसके जो टी वाले जो पोर्शन जो मुड़े हुए थे ना वो खुल जाएंगे, ये ऐसे खुल जाएगा, ये ऐसे खुल जाएगा, टी के समान दिखने लगेगा और ये हुकिंग करके क्या होगा, यहां पर इंप्लांट हो जाएगा। तो कॉपर टी को भी बहुत आराम से इंप्लांट किया जा सकता है, कॉपर 7 को भी बहुत आराम से इंप्लांट किया जा सकता है, मल्टीलोड 375 को भी बहुत आराम से इंप्लांट किया जा सकता है। और नीचे की तरफ क्या हैंग होता हुआ दिख जाएगा, थ्रेड रहेगा, सेम काम के लिए थ्रेड रहता है, एस्योर करने के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि खुद ब खुद बाहर निकल गया, एस्योर होने के लिए रहता है। थ्रेड क्यों रहता है मैंने बता दिया। अब देखते हैं कि फायदा क्या। पहला फायदा तो इसका भी सेम टू सेम है, यूट्रस के इंडोमेट्रियम की फैगोसाइटिक पावर को बढ़ा देगा, नतीजा इंप्लांट नहीं होने देगा। लेकिन एक और फायदा मिल गया, इससे क्या रिलीज हो रहा है, कॉपर। इससे क्या रिलीज हो रहा है, कॉपर। सबसे कम कॉपर कौन रिलीज करेगा, 7। उससे ज्यादा कॉपर कौन रिलीज कर सकता है, अगर टी इंप्लांट किया गया है। सबसे ज्यादा कॉपर कौन रिलीज कर सकता है, अगर मल्टीलोड 375 को अगर इंप्लांट किया गया है। तो ये कॉपर करता क्या, ये कॉपर कैल्शियम के साथ कंपटीशन करता है। अब कॉन्सेप्ट पे चले जाइए, प्रीवियस चैप्टर ध्यान दीजिए। जब भी स्पर्म की यहां से एंट्री होती थी तो हम लोगों ने आपको बताया होगा, मैंने आपको, कि स्पर्म के अंदर किसकी एंट्री हो जाती थी, कैल्शियम। स्पर्म के अंदर कैल्शियम की एंट्री होने की वजह से स्पर्म की मूवमेंट जनरली पहले कैसी थी, स्पर्म की मूवमेंट जनरली पहले इस तरीके से थी, इसे हम लोग कहते थे अंडुलेटरी मूवमेंट। लेकिन जैसे ही कैल्शियम की एंट्री होती थी उसकी मूवमेंट अंडुलेटरी से V+ वैरायटी में हो जाती थी और वो काफी तेजी से आगे बढ़ता था। यही कॉन्सेप्ट था ना। तो अब फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में किसकी मात्रा बढ़ी हुई है, कॉपर की मात्रा बढ़ी हुई है। कॉपर किसके साथ कंपटीशन करता है, तो कॉपर कैल्शियम के साथ कंपटीशन करता है। और इससे पहले, यानी कि अगर यहां पर स्पर्म अगर आएगा तो इससे पहले कि स्पर्म के अंदर कैल्शियम की एंट्री हो और स्पर्म की अंडुलेटरी मूवमेंट V+ मूवमेंट में कन्वर्ट हो, उसके अंदर किसकी एंट्री हो जाएगी, कॉपर की एंट्री हो जाएगी। नतीजा स्पर्म की स्पीड खत्म हो गई, स्पर्म की स्पीड खत्म हो गई तो उसके द्वारा फर्टिलाइजेशन करवाने की जो क्षमता है वो भी खत्म हो गई। तो देखिए एनसीईआरटी में लिखा गया है। तो कॉपर रिलीजिंग जो भी आईओडी है, इसका पहला फायदा क्या हो गया, फैगोसाइटोसिस इंडोमेट्रियल सेल से ये भी करा रहा है। लेकिन एक और फायदा मिल गया, देखिए एनसीईआरटी लिखा है, इट सप्रेसेस द मोटिलिटी ऑफ अ स्पर्म एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ अ स्पर्म। यानी स्पर्म की मोटिलिटी यानी स्पीड और फर्टिलाइजेशन कराने की क्षमता को इसने पूरी तरीके से चौपट कर दिया, बर्बाद कर दिया। क्यों, क्योंकि स्पर्म के अंदर कैल्शियम की एंट्री करने से पहले कॉपर की एंट्री हो जाएगी, क्योंकि कॉपर की मात्रा यहां बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है और वो स्पर्म की स्पीड को बिल्कुल खत्म करके रख देता है। फायदा हो गया। तीसरे वैरायटी में मैं कोई क्वेश्चन अभी नहीं देख रहा हूं, है ना। हार्मोन रिलीजिंग आईओडी पर आते हैं। मैंने पहले ही कह दिया, इसका जितने भी हार्मोन रिलीजिंग आईओडी हैं, चाहे स्टेरॉयडल प्रोजेस्टासर्ट हो या नॉन स्टेरॉयडल नॉर्जेस्ट्रल हो, कहां पर भरा हुआ है, ठीक ऐसे ही कॉपर टी जैसा आप स्ट्रक्चर इमेजिन कर सकते हो। बस अंतर यह है कि यहां पर कॉपर ना भरा होकर, चलिए पहले प्रोजेस्टासर्ट देख लेते हैं। कॉपर ना भरा होकर इसके अंदर क्या भरा हुआ है, इसके अंदर प्रोजेस्टोजेन भरा हुआ है, नाम है प्रोजेस्टासर्ट, और इसको लेकर इंप्लांट कर दिया गया। क्या थ्योरी है, कॉमन सेंस लगाओ, सब कुछ वैसा ही तो है। तो फीमेल के शरीर में किसकी मात्रा बढ़ा दी गई, प्रोजेस्टोजेन की मात्रा बढ़ा दी गई। अब फिर से याद करो, प्रोजेस्टोजेन की मात्रा अगर आपने प्रोजेस्टासर्ट इंप्लांट कर दिया, फीमेल के शरीर में आपने प्रोजेस्टोजेन की मात्रा बढ़ा दी, तो क्या होगा, कॉमन सेंस लगाओ। तो प्रोजेस्टोजेन रहेगा तो FSH-LH नहीं है, सारा लाइन वही OCP वाला याद कर लो। प्रोजेस्टोजेन अगर रहेगा तो FSH-LH नहीं आने देगा, FSH-LH नहीं आएगा तो ओवम नहीं होगा, ओवम डेवलप, फॉलिकल डेवलप नहीं होगा, फॉलिकल डेवलप नहीं होगा तो ओवुलेशन नहीं होगा, ओवुलेशन नहीं होगा तो ओवम नहीं होगा, ओवम नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन इंप्लांटेशन ऐसे भी नहीं होगा। और साथ में ये क्या करेगा, यूट्रस के फंडस और बॉडी के इंडोमेट्रियम को पतला करके रख देगा और सर्विक्स के इंडोमेट्रियम को मोटा करके रख देगा, जिसके लिए हम लोग लाइन कहा करते थे, मेक्स द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इंप्लांटेशन एंड सर्विक्स होस्टाइल टू स्पर्म। सब खेल वही तो है जो कि प्रोजेस्टोजेन यहां पर करता था, वही काम तो इसने भी किया। लेकिन एक नुकसान देखने को मिल गया, क्योंकि प्रोजेस्टासर्ट जिसमें प्रोजेस्टोजेन है, इसको इंप्लांट कर दिया गया, तो फीमेल के शरीर में तो प्रोजेस्टोजेन की मात्रा हमेशा के लिए न बढ़ी रहेगी। जब तक ये प्रोजेस्टासर्ट यहां पर इंप्लांट रहेगा तब तक ना फीमेल के शरीर में प्रोजेस्टोजेन की मात्रा लगातार बढ़ी हुई है। तो क्या इस फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसा कोई चीज देखने को मिलेगा, जवाब है नहीं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसा कोई चीज तो यहां पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रोजेस्टोजेन की मात्रा लगातार बढ़ी हुई है। पहला नुकसान, मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसा चीज प्रोजेस्टासर्ट में देखने को नहीं मिलेगा, किसी भी तरीके से देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि लगातार प्रोजेस्टोजेन की मात्रा बढ़ी हुई है। और एक दूसरा नुकसान भी हो गया, आपने स्टेरॉइड की मात्रा फीमेल के शरीर में बढ़ाकर रख दी है, नुकसान तो झेलना होगा। आगे देखेंगे क्या नुकसान हो सकता है, वही चीज। तो इसके दो ड्रॉबैक हो गए ना, प्रोजेस्टासर्ट के दो ड्रॉबैक हो गए। पहला ड्रॉबैक हो गया कि आपने स्टेरॉइड की मात्रा बढ़ाकर रखी है, और दूसरा ड्रॉबैक हो गया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे, या मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल रहा हूं, मेंस्ट्रुएशन दैटनेस ब्लीडिंग जैसी कोई घटना देखने को नहीं मिलेगी। तो इसका समाधान करने के लिए एक नई चीज को लेकर आ गए, जिसका नाम था LNG-20, लिवोनॉर्जेस्ट्रल 20, जो कि नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन है। इसमें एक चीज का समाधान तो हो गया,
स्टेरॉइड की जगह नॉन स्टेरॉइड का प्रयोग किया गया है। सब काम करने का तरीका सेम, लेकिन क्या इसमें भी ब्लीडिंग होगी? जवाब है नहीं, इसमें भी ब्लीडिंग जैसे कोई चीज देखने को नहीं मिलेंगे। तो चाहे प्रोजेस्टर सर्ट हो या LNG-20, दोनों में मेंस्ट्रुएशन जैसे ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा नुकसान है क्योंकि स्टेरॉइड है, इसमें इसकी तुलना में थोड़ा कम नुकसान है क्योंकि ये नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन है। तो मेंस्ट्रुएशन जैसे कंडीशंस देखने नहीं मिलेंगे, लेकिन काम करने का तरीका सेम अभी भी वही है। जब तक ये केमिकल बढ़ा रहेगा, लीवोनोजेस्ट्रल बढ़ा रहेगा, FSH-LH नहीं आएंगे, ओवम नहीं रहेगा, और यूट्रस के इंडोमेट्रियम को, जो कि फंडस और बॉडी के हिस्से में पतला बनाकर रखेगा, सर्विक्स के हिस्से को मोटा बनाकर रखेगा, मेक्स द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म, यहां भी एप्लीकेबल है। तो प्रश्न उठता है, इसमें नुकसान ज्यादा, इसमें नुकसान कम, क्योंकि स्टेरॉइड था, नॉन स्टेरॉइड था। हालांकि दोनों ही वैरायटी में मेंस्ट्रुएशन यानी ब्लीडिंग जैसे कंडीशन देखने को नहीं मिले। लेकिन क्या जो नॉन मेडिकेटेड आईओडी था या जो कॉपर रिलीजिंग आईओडी था, क्या वाकई यहां पर भी ब्लीडिंग मेंस्ट्रुएशन जैसा चीज देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, क्योंकि जो नॉन मेडिकेटेड आईओडी है, जिसको हम लोग लिपिज लूप कहते हैं, ये तो सिर्फ फैगोसाइटिक पावर को ना बढ़ाया है, इसने तो और कोई छेड़खानी तो किया ही नहीं यूट्रस के इंडोमेट्रियम के साथ, या ओवम के बनने ना बनने के संबंधित में भी इसने कोई छेड़छाड़ नहीं किया। तो जो लिपिज लूप वेराइटी है, पक्का क्या इसमें ओवम बना होगा कि नहीं? जी हां, ओवम बना होगा। क्या इसमें मेंस्ट्रुएशन जैसी घटना देखने को मिलेगी कि नहीं? जी हां, इसमें मेंस्ट्रुएशन जैसी घटना देखने को मिलेगी। रियल मेंस्ट्रुएशन की घटना देखने को मिलेगी? जी हां, इसमें रियल मेंस्ट्रुएशन की घटना देखने को मिलेगी। लेकिन क्या इसमें प्रेगनेंसी होगा? तो जवाब है नहीं, प्रेगनेंसी होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि इसने फैगोसाइटिक पावर को इतना बढ़ाकर रख दिया है कि अगर इंप्लांट होने की कुछ कोशिश भी करेगा तो उसको खा जाएगा। लेकिन फिर भी कॉमन सेंस लगाइए, आखिर जब नॉन मेडिकेटेड इतना काम करता ही, तो आखिर कॉपर रिलीजिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती? या कॉपर रिलीजिंग अगर इतना काम करता ही, तो हार्मोन रिलीजिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती? मतलब साफ है कि सबसे कम प्रभावशाली कौन होता होगा? नॉन मेडिकेटेड। उससे ज्यादा प्रभावशाली कौन होता होगा? कॉपर रिलीजिंग। सबसे ज्यादा प्रभावशाली कौन होता होगा? ये हार्मोन रिलीजिंग सबसे ज्यादा प्रभावशाली है, क्योंकि इसने तो ओवम बनने ही नहीं दिया ना। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो नॉन मेडिकेटेड वेराइटी थे, इसमें ओवम भी बना होगा, रियल मेंस्ट्रुएशन भी देखने को मिलेगा। लेकिन हां, उम्मीद यही है कि इसमें इंप्लांटेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि फैगोसाइटिक बढ़ी हुई है। सेकंड वैरायटी थोड़ा ज्यादा प्रभावशाली है। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया है, फैगोसाइटिक पावर को बढ़ाने के साथ साथ इसने स्पर्म को मारना सीख लिया है। कैसे? स्पर्म की स्पीड ही नहीं बढ़ने देगा। स्पर्म की स्पीड नहीं बढ़ेगी तो ओवम तो इसमें होगा। क्या इसमें रियल ओवुलेशन होगा फीमेल में, कॉपर रिलीजिंग में? बिल्कुल होगा, क्योंकि ओवम फॉर्मेशन से संबंधित तो कोई छेड़खानी इसमें की ही नहीं गई है। इसलिए इसमें फीमेल के शरीर में ओवम बनेगा भी, ओवुलेशन होगा भी, फर्टिलाइजेशन लेकिन नहीं होना चाहिए क्योंकि स्पर्म की स्पीड कमा दी गई है, और बाय द वे फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो इंप्लांटेशन नहीं होना चाहिए क्योंकि यूट्रस के एंडोमेट्रियम की फैगोसाइटिक पावर को बढ़ा दी गई है। तो देखिए, मैंने बहुत सारे इफ एंड बट आपको समझाने की कोशिश की है ना। मैं फिर से रिपीट करता हूं, शायद मैं देख रहा हूं कुछ लोगों के क्वेश्चन है, मैं थोड़ा बैक करके उसे देख लेता हूं इस बार, है ना। तो सबसे कम प्रभावशाली ये सिर्फ फैगोसाइटिक पावर को बढ़ाया, इसमें ओवुलेशन भी होगा, मेंस्ट्रुएशन भी होगा, लेकिन सबसे कम प्रभावशाली, क्योंकि अगर फैगोसाइटोसिस नहीं हो पाया तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। इससे ज्यादा प्रभावशाली ये फैगोसाइटोसिस बढ़ाने के साथ साथ इसने स्पर्म की स्पीड को खत्म करना सीख लिया था। लेकिन हाँ, फीमेल में अभी भी इसमें ओवुलेशन हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुएशन जैसी चीज देखने को मिल सकती है। लेकिन हाँ, प्रेगनेंसी की संभावनाएं बहुत कम है क्योंकि स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, और बाय द वे कर भी गया तो इंप्लांटेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावशाली कौन है? तो हार्मोन रिलीजिंग होगा। स्टेरॉइड नुकसान बहुत है, मेंस्ट्रुएशन जैसी ब्लीडिंग इसमें देखने को कतई नहीं मिलेगी। नॉन स्टेरॉइडल, इसमें भी मेंस्ट्रुएशन जैसी चीज कतई देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन नुकसान थोड़ा सा कम है। जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कभी भी साबित नहीं होगा, सभी में कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी, है ना। चलिए, अब मैं देख रहा हूं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं। मेरे आश्वासन के बावजूद आप लोगों के प्रश्न आने बंद नहीं हुए थे, है ना। तो अब मैं क्वेश्चन देख ही लेता हूं, अदरवाइज आप लोगों का शायद आज रात का भोजन हजम ना हो। डोंट आस्क एनी न्यू क्वेश्चन, मैंने सजेशन दे दिया। मुझे जो दिख रहे हैं मैं पहले उसे ही बताने जा रहा हूं। सेजल का क्वेश्चन था, अब मैं देख रहा हूं, है ना। डोंट आस्क एनी न्यू क्वेश्चन, इट इज माई इंस्ट्रक्शन, क्योंकि मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, उससे पहले नया चीज आ जाएगा तो मेरे सामने से मिस कर जाएगा, मैं किसी का क्वेश्चन नहीं बता पाऊंगा। पहला क्वेश्चन था प्रिया गोराई का 8:22 पर, सर अगर पिल्स खाना बंद कर दें तब इंडोमेट्रियम लेयर ब्रेक होगी और मेंस्ट्रुएशन रियल वाला कितने दिनों आगे आएगा। अगला क्वेश्चन मैं देख रहा हूं, अगर ओसीपी खाना बंद कर दें तो फिर से फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है क्या, आगे आएगा। मैंने ऑलरेडी वार्न किया है लेकिन आप लोग समझते तो हो नहीं।
प्रिया का फिर से क्वेश्चन है, सर कॉन्ट्रासेप्टिव चौथी बार मैं देख रहा हूं, सर कॉन्ट्रासेप्टिव फीमेल प्रेग्नेंट होने के बाद भी यूज कर सकती हैं, आगे आएगा। मैंने ऑलरेडी पेशेंस रखने कहा, लेकिन पेशेंस है कहां आप लोगों के पास। आशुतोष का क्वेश्चन 8:34, सर एक इनमें ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती, आईयूडीज में ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती, लेकिन हाँ ट्रेंड जो व्यक्ति हैं, ट्रेंड डॉक्टर हैं, ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ हैं, उनकी आवश्यकता पड़ती है। इसको ऑपरेशन नहीं कर सकते क्योंकि इसको इम्प्लांट करने में हार्डली 10 से 15 मिनट का वक्त लगता है, हार्डली 10 से 15 मिनट का वक्त लगता है। सेकंड क्वेश्चन है, मेटल इन्फेक्शन नहीं क्रिएट करता सर, नहीं, ये मेडिकल ग्रेड मेटल होते हैं, मेडिकल ग्रेड मेटल से जनरली इन्फेक्शंस नहीं होते क्योंकि काफी स्टेराइल तरीके से इसकी पैकिंग की जाती है, इसलिए इन्फेक्शन होने की कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं। जैसे कि हाँ ठीक है, चलिए आशुतोष मैंने जवाब दिया आपका। सेजल क्वेश्चन फिर से, सर ये यूट्रस में ठीक से इम्प्लांट हुआ है कि नहीं, ये कैसे चेक करेंगे। मैंने ऑलरेडी बता दिया, नायलॉन की थ्रेड मैंने वहां पर डाल कर रख दी है ना, और ठीक से इम्प्लांट हुआ है कि नहीं इसको चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि जो ट्रेंड डॉक्टर्स हैं या ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ है उनको इसकी ट्रेनिंग दी गई है कि ठीक से कैसे आप इम्प्लांट कर सकते हैं। इसलिए तो इसलिए तो कहा गया इसको आप खुद से कोई भी फीमेल नहीं लगा सकती, इसके लिए आपको जाना होगा, प्राइवेसी तो आपकी मेंटेन नहीं होगी क्योंकि आप खुद से लगाओगे तो सही ढंग से इम्प्लांट होगा नहीं, सिंपल। तो मैंने इसका ऑलरेडी आपको आंसर दे दिया। हालांकि अलीजा का क्वेश्चन 8:39 में, सर ये यूट्रस में चिपक भी सकता है जिससे बाहर लाने में प्रॉब्लम हो। चलिए बाहर लाने की प्रक्रिया आपने पूछे हैं, ये जो पोर्शन होते हैं ना जिसको मैंने कहा कि ये इस तरीके से फोल्डेड आते हैं, बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, बहुत ही फ्लेक्सिबल। जिस तरीके से ऐसे फोल्डेड आया था तो डॉक्टर्स ने क्या किया, इसे इस तरीके से अंदर डाला और सिर्फ थोड़ा सा कुछ पुश करने की आवश्यकता पड़ती है, इसके पोर्शन इस तरीके से खुल करके चिपक जाते, हुकिंग हो जाती। वापस जब लाना होगा तो क्या होगा, बहुत ही इलास्टिक है, कुछ नहीं, बस नायलॉन की थ्रेड यहां पे हैंग कर रही है ना, बस नायलॉन की थ्रेड को खींचने की आवश्यकता पड़ती है थोड़ा ज्यादा जोर से। जब नायलॉन की थ्रेड को खींची जाएगी ना तो इनके जो टी के पोर्शन है ना, ठीक उल्टा, इधर का पोर्शन ऐसे हो जाएगा, इधर का पोर्शन ऐसे हो जाएगा और ये बिल्कुल आराम से इस तरीके से बिल्कुल स्लाइड करके नीचे आ जाता है, इसलिए निकालना भी बहुत आसान है, टेंशन की बात नहीं है। तो मैं देख रहा हूं क्या क्वेश्चन था, पता नहीं। ठीक है, यूट्रस में चिपक भी सकता है जिससे बाहर लाने में प्रॉब्लम हो, तो मैंने आंसर दे दिया, बाहर आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आशुतोष का क्वेश्चन, आईओडी में तीनों में कौन सा सबसे कॉमन यूज होता है सर, तो मैंने बता दिया, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। मैंने बता दिया कि तीनों में, आप लोग तो चुप रहते ही नहीं ना, हो नया पर नया, नया पर नया ऐसे आ रहा है, लग रहा है कि आज ही डॉक्टर बनना है। आईओडी में तीनों में कौन सा सबसे कॉमन यूज होता है, तो ये डॉक्टर्स के डिसीजन करने की बारी है, ये भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि आईओडीज के बारे में क्या सलाह दी जाती है ना, आएगा, नेचुरली आ जाएगा, है ना। लेकिन तीनों में सबसे ज्यादातर जो है कॉपर वेराइटी यूज होते हैं या हार्मोन रिलीजिंग यूज होते हैं, डिपेंड करता है कि फीमेल की आवश्यकता किस तरीके की, तो डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं। कैसे डिसाइड करते हैं, इसके पीछे बहुत सारी इफ एंड बट है, जिसको थोड़ी देर में डिस्कस कर लेंगे। पूछे जाओ, कोई बात नहीं, आज मैं आगे बढ़ा नहीं रहा हूं, आज मैं आपका क्वेश्चन ही ले लेता हूं, आज के आज ही आप लोग डॉक्टर बन ही जाओ, पूछते जाओ। अब अगला क्वेश्चन है प्रियव्रत मुखर्जी का 8:41 में, सर सारे आईओडीज पेनफुल प्रोसेस हैं क्या, क्योंकि कहीं हुकिंग होती है। पेनफुल प्रोसेस है तो आपको करना क्या है, कोई दिक्कत आपको नहीं ना। आशुतोष का दूसरे क्वेश्चन का मेरा आंसर मिल गया, चलिए वेरी गुड। आशुतोष का है, सर इनमें ऑपरेशन की जरूरत है, मेटल इन्फेक्शन, चलिए ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया। तनवीर का क्वेश्चन है, सर कॉपर अगर रिलीज होना बंद हो गया तो प्रेगनेंसी हो सकता है ना। कॉपर अगर रिलीज होना बंद हो गया, पहला तो इसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि जब तक इम्प्लांट रहे कॉपर रिलीज होता रहे। इसकी एक ड्यूरेशन होती है, जनरली 2 से 3 साल इसकी ड्यूरेशन होती है, और अगर उसके बाद भी अगर फीमेल को यूज करने की इच्छा है तो उसे निकाल कर फिर से एक दूसरे चीज को इम्प्लांट कर दिया जाएगा। सपोज कीजिए किसी फीमेल ने कॉपर टी इंसर्ट कराया है, 2 साल की इसकी ड्यूरेशन रही होगी, तो डॉक्टर ने इसे निकाल दिया, फीमेल ने कहा मुझे और जरूरत है तो एक नए कॉपर टी को इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो जनरली इसकी ड्यूरेशन फिक्स होती है, और अगर फीमेल को थोड़ा लॉन्ग अगर इसका लॉन्ग इफिकेसी चाहिए तो उसको निकाल के एक नए चीजों को नए सेट को फिर से इम्प्लांट किया जा सकता है ना। लेकिन हाँ, अगर कॉपर अगर रिलीज होना बंद हो जाए तो फर्टिलाइजेशन प्रेगनेंसी होगी कि नहीं, हो सकती है, जरूरी नहीं कि हो, क्योंकि अगर कॉपर रिलीज नहीं होगा तो ज्यादा से ज्यादा स्पर्म की स्पीड नहीं बढ़ेगी। स्पीड बोल रहा हूं, मतलब कि स्पीड खत्म नहीं होगी, है ना। अगर कॉपर रिलीजिंग अगर बंद हो गया मान लेते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि स्पर्म की स्पीड को जो खत्म किया जाता था ये घटना नहीं घटेगी। लेकिन फैगोसाइटोसिस वाली जो रूल है वो तो अप्लाई अभी भी हो रही है ना, इसलिए प्रेगनेंसी जनरली होनी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ संभावना थोड़ी सी खराब दिख रही है। मैं आज सारा क्वेश्चन ले ही ले रहा हूं, है ना,
मैं सारा क्वेश्चन ले ही ले रहा हूं, आप लोग अभी चुप नहीं होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी सिलेबस आगे बढ़े ना बढ़े मैं आपको सेटिस्फाई कर ही देता हूं। तनवीर का क्वेश्चन तो बता दिया मैंने। विनीत आनंद का क्वेश्चन है सर वुंब इन्फेक्शन होने के कारण प्लीज बताइए या बाद में, पता नहीं, इससे पहले कि मैं पढ़ूं नया चीज आ जाता है मेरे पास, तो अब मैं थोड़ा इरिटेट हो रहा हूं आप लोग से, है ना, ऐसा होता नहीं जनरली। सर वुंब इन्फेक्शन होने का कारण प्लीज 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 बताइए या बाद में आएगा तो कोई बात नहीं, है ना, आएगा बाद में, है ना, इसको पीआईडी कहते हैं, आएगा, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। विनीत आ जाएगा। तेजस्वी ने पता नहीं क्या नंबर भेजा, मुझे नहीं पता, पटना अपना शायद टेलीफोन नंबर भेज दिया उन्होंने। अनिल कुमार माला डी में जब आयरन की गोली लेने के दौरान क्या प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं हो सकते? ऑलरेडी इसको बताया हुआ पोर्शन है कि आयरन की गोली सिर्फ फीमेल को 2 वजह से दी गई थी। पहला तो ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग के कंडीशन जो एनीमिक कंडीशन हो सकते थे वो ना हो, और दूसरा फीमेल को जो याद रखने की जो परेशानी हो रही थी कि कौन सा 7 दिन मैंने नहीं खाए हैं, तो याद रखने की परेशानी से उसे निजात मिला था, है ना। इससे प्रेगनेंसी होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन जो 21 दिनों तक आपने दिया हुआ है उसकी मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ा कर रख दी जाती है कि अगले 7 दिनों तक अगर आप प्रोजेस्टेरोन नहीं भी देंगे ना तो प्रेगनेंसी होनी नहीं चाहिए। तो उम्मीद करते हैं अनिल आपको आंसर मिला होगा। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं, शायद आखिरी क्वेश्चन तक आ गया, लेना जरूरी भी था, होता है मन में क्वेरी होते हैं, मैं समझ सकता हूं, लेकिन मेरी बस एक सलाह यही रहती है कि नेचुरली जनरली आ ही जाता है कहीं ना कहीं। हर चीज के पढ़ने का एक बोलने का एक समय होता है, एक तरीका होता है। तो आपने देखा भी होगा कहीं ना कहीं, जरूरी नहीं कि एनसीईआरटी हम लोग फॉलो कर रहे हो, लेकिन लास्ट में एनसीईआरटी के कोई भी लाइन्स आपके छूटते नहीं है, और एनसीईआरटी तो छोड़िए, उसके अलावा भी आपके मन में जो प्रश्न उठते हैं वो भी छूटने नहीं चाहिए, है ना। सो जस्ट कीप पेशेंस, कंटिन्यू करते हैं हम लोग आगे। तो इंट्रायूट्राइन डिवाइस मैंने 3 वैरायटी आपको बता दी है। पहला तो यूट्रस इम्प्लांट करते हैं, इसलिए आईओडी कहते हैं। पहले में क्या थी, फैगोसाइटोसिस की पावर थी, दूसरा भी वही काम कराएगा, फैगोसाइटिक पावर को एंडोमेट्रियम को बढ़ा देगा, तीसरा भी फैगोसाइटिक पावर को एंडोमेट्रियम की बढ़ा देगा। नतीजा इम्प्लांटेशन होने की संभावना तो नहीं है, लेकिन हाँ पहले वैरायटी में क्या ओवम बनेगा या नहीं, या ब्लीडिंग मेंस्ट्रुएशन वाली ब्लीडिंग होगी कि नहीं, जी हाँ इसमें होगा, ओवम भी बनेगा और मेंस्ट्रुएशन वाली ब्लीडिंग भी इसमें होगी, लेकिन बावजूद इसके अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो इम्प्लांटेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि फैगोसाइटिक पावर बढ़ी हुई, ऑलरेडी मैंने बता दिया। लेकिन सबसे कम इफेक्टिव है, इससे ज्यादा इफेक्टिव है कॉपर रिलीजिंग, कॉपर सबसे कम रिलीज करेगा, उससे ज्यादा रिलीज करेगा, सबसे ज्यादा रिलीज करेगा, फैगोसाइटिक पावर ये भी बढ़ा रहा है, इसका भी ओवम के फॉर्मेशन या ओवुलेशन पर कोई असर नहीं पड़ता, मतलब ओवम बन भी रहा होगा, ओवुलेशन हो भी रहा होगा, लेकिन फर्टिलाइजेशन की संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि कॉपर कैल्शियम के साथ कंपीट करेगा, सप्रेस कर देगा उसके स्पीड को, नतीजा फर्टिलाइजेशन होना नहीं चाहिए। बाय द वे फर्टिलाइजेशन अगर हो भी गया, इंप्लांटेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि फैगोसाइटिक पावर इसने भी यहां पर बढ़ा कर रखी हुई है। लेकिन क्या इसमें रियल मेंस्ट्रुएशन होगा, तो जी हाँ इसमें भी रियल मेंस्ट्रुएशन होना चाहिए, और उसी से बचने के लिए तो, क्योंकि रियल मेंस्ट्रुएशन जब होगा तो हो सकता है कि जिन चीजों को इंप्लांट किया गया वो बाहर आ जाए, इसी को एश्योर करने के लिए तो नीचे नायलॉन की थ्रेड छोड़ी गई है ना, जिससे कि फीमेल हर महीने में जब उसमें ब्लीडिंग होगी, जब उसमें रियल मेंस्ट्रुएशन वाली घटना घटेगी, तो फीमेल उस नायलॉन थ्रेड को सिर्फ टच करके ये अंदाजा तो लगा सकती है ना कम से कम कि हाँ ये अंदर है या निकल गया। बाय द वे अगर मेंस्ट्रुएशन की वजह से अगर बाहर निकल जाए तो तत्काल डॉक्टर के पास जाना होगा, एक नए को इंप्लांट करा लेना होगा, लेकिन इसकी संभावना कम होती है ना, लेकिन हाँ निकलने की फिर भी चांसेस तो हैं, इसलिए नायलॉन थ्रेड छोड़ी गई थी। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावशाली कौन है, हार्मोन रिलीजिंग, चाहे प्रोजेस्टेरोन 2 या LNG-20, दोनों के काम करने का तरीका हूबहू सेम है, क्योंकि दोनों में ना फॉलिकल डेवलप होगा, ना ओवुलेशन होगा, ना फर्टिलाइजेशन होने की कोई चांसेस यहां पर दिख रही है, ना इंप्लांटेशन होने की कोई चांसेस दिख रही है ना। इंडोमेट्रियम फंडस बॉडी की काफी पतला करके रख दिए हैं, सर्विक्स के इंडोमेट्रियम को काफी मोटा करके रख दिया है, ओवम भी नहीं है, कुछ भी चांसेस नहीं, फैगोसाइटिक पावर को भी बढ़ा कर रख दिया है, तो ये सबसे ज्यादा कारगर है। लेकिन इसके साइड इफेक्ट ज्यादा है क्योंकि इसमें प्रोजेस्टेरोन है, इसके साइड इफेक्ट कम है क्योंकि इसमें नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन है। लेकिन दोनों में क्या, इसमें मेंस्ट्रुएशन जैसी घटना घटेगी तो इसमें तो थोड़ा सा दिखावटी मेंस्ट्रुएशन भी नहीं होने वाला, दिखावटी भी नहीं होने वाला। क्यों? इसलिए दिखावटी भी नहीं होने वाला क्योंकि ये तो लगातार रिलीज कर रहे हैं केमिकल, ये लगातार प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर रहा है और ये लगातार लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल रिलीज कर रहा है, लगातार, इसमें तो इसको रोकने का नौबत ही नहीं आ रहा, लगातार रिलीज हो रहा है। यानी जब इसमें थोड़े समय 1-8 घंटे के लिए भी नहीं रुकेगा, जस्ट इमेजिन फीमेल ने इसको इंप्लांट कराया 2 साल या 3 साल के लिए, चाहे ये वैरायटी हो ये वैरायटी हो, तो लगातार क्योंकि 2 से 3 साल तक इसकी मात्रा बढ़ी है, लगातार 2 से 3 साल तक क्योंकि इसकी मात्रा बढ़ी हुई है, तो इसमें तो फीमेल में दिखावटी भी ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलने वाला है ना। तो ध्यान रखिएगा सारे इफ एंड बट, अगर आप सोचोगे साइंस के दृष्टिकोण से तो आपको लाइन सही में समझ में आनी चाहिए। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, आईयूडी, लेकिन मैंने पहले ही कहा लालच का कोई अंत होता नहीं, लालच का कोई अंत होता नहीं। तो कुछ लोगों ने डिमांड किया ना कि चलो कुछ ऐसा तरीका बताओ यार कि कम से कम डेली खाने से भी निजात मिल जाए, साप्ताहिक खाने से भी निजात मिल जाए, 6-6 महीने तक कारगर हो। तो अब नए नाम पर हम लोग जंप कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंजेक्शन, है ना।
अगले शब्द पर आते हैं, दैट इज कॉल्ड इंजेक्शन। अगले हेडिंग ऑलरेडी देखिए चार्ट मैंने आपको दे दिया है, तो उसमें मैंने इंजेक्शन करके लिखा हुआ होगा। तो देखिए अब हम लोग आ गए इंजेक्शन। फिर से अगला प्रश्न उठता है कि आखिर इंजेक्शन किसका देंगे, किसका इंजेक्शन देंगे। तो इस जैसे जो इंजेक्शन जो कॉमनली जो यूज किए जाते हैं, इसका नाम क्या है, इसका नाम है डिपो-प्रोवेरा, है ना, डिपो-प्रोवेरा, है ना। सपोज कीजिए डिपो-प्रोवेरा मैंने नाम दे दिया, है ना। चलिए वो नाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, इसके बहुत सारे नाम से इंजेक्शन आते हैं। ये कॉमनली यूज करने वाले एक इंजेक्शन का नाम मैंने आपको बता दिया, दैट इज कॉल्ड डिपो-प्रोवेरा, मान लेते हैं। तो इस इंजेक्शन में क्या है, अभी भी सब कुछ सेम है, वही है प्रोजेस्ट्रोजेन, नथिंग एल्स, है ना। क्या लिख सकते हैं, प्रोजेस्ट्रोजेन, या कह सकते हैं इंजेक्शन किस चीज से बना हुआ है, तो मेड अप ऑफ प्रोजेस्ट्रोजेन, प्रोजेस्ट्रोजेन का इंजेक्शन है। और जरा सोचिए, फीमेल ने डिजायर किया, प्रोजेस्ट्रोजेन का इंजेक्शन फीमेल ने जाके ले लिया, प्रोजेस्ट्रोजेन का इंजेक्शन ले लिया, क्या हुआ, इसमें इतना ज्यादा प्रोजेस्ट्रोजेन था ना कि फीमेल के शरीर में 6 महीने तक इस हार्मोन की मात्रा बढ़ी रह जाएगी, लगातार 6 महीने तक हार्मोन की मात्रा बढ़ी रहेगी। कॉमन सेंस लगाइए, एक इंजेक्शन में इतना प्रोजेस्ट्रोजेन है कि लगातार अगर 6 महीने तक उसकी मात्रा बढ़ी रहेगी तो सारा क्या होगा 6 महीने से। एक ही प्रिंसिपल तो चल रहा है, प्रिंसिपल कोई चेंज नहीं है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में भी जब प्रोजेस्ट्रोजेन था, सेम फंक्शन मैंने बताया। आईयूडी में भी जहां पर प्रोजेस्ट्रोजेन था, प्रोजेस्टासेट में सेम फंक्शन मैंने बताया। और अगर इंजेक्शन में भी अगर प्रोजेस्ट्रोजेन भरा हुआ है, अभी भी सेम फंक्शन है, नो चेंज। क्या होगा, जब तक प्रोजेस्ट्रोजेन बढ़ा रहेगा एफएसएच-एलएच आने नहीं देगा, एफएसएच-एलएच आने नहीं देगा, फॉलिकल डेवलप नहीं होगा, फॉलिकल डेवलप नहीं होगा, ओवुलेशन नहीं होगा, ओवुलेशन नहीं दिखेगा तो फर्टिलाइजेशन होना नहीं चाहिए, पहला फायदा। दूसरा फायदा क्या देखने को मिला, यूट्रस के जो फंडस और बॉडी के इंडोमेट्रियम को पतला करके रख दिया और सर्विस के इंडोमेट्रियम को मोटा बनाकर रख दिया। तो इसके लिए लाइन क्या कहेंगे, मेक्स द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इंप्लांटेशन एंड सर्विस होस्टाइल टू स्पर्म। अब कॉमन सेंस लगाइए, क्या प्रेगनेंसी दिखेगी, नहीं दिखेगी ना, नुकसान ज्यादा है, ध्यान रखिएगा। एक इंजेक्शन में इतने मात्रा में प्रोजेस्ट्रोजेन भरे हुए थे ना कि 6 महीने तक फीमेल के शरीर में उसकी मात्रा बढ़ी रहेगी, 6 महीने तक तो उसमें प्रेगनेंसी देखने को नहीं मिलेगी। साइड इफेक्ट अब आप सोच लो, एक बार में आपने इतना प्रोजेस्ट्रोजेन ठोक दिया। कम से कम माला डी में तो डेली प्रोजेस्ट्रोजेन खाने होते थे ना, 21 दिन तक खाने होते थे, 7 दिन नहीं भी खाने होते थे, 21 दिन तक खाने होते थे, 7 दिन नहीं भी खाने होते थे। लेकिन इसमें क्या किया गया, इसमें तो एक ही बार में आपने इतनी डोज ठोक दी कि 6 महीने तक प्रोजेस्ट्रोजेन की मात्रा फीमेल के शरीर में बढ़ी रह जाएगी। स्टेरॉइड है, जबरदस्त नुकसान होगा। और इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इसको ज्यादातर परमिशन देकर नहीं रखा। ऐसा नहीं कि परमिशन नहीं है, लेकिन इंडिया में लोग जनरली इतने अवेयर हैं, डॉक्टर्स इतने अवेयर हैं कि जनरली इंजेक्शन यूज नहीं करना चाहते। हालांकि बहुत सारे दूसरे कंट्री, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ऐसे कंट्रीज में लोग इंजेक्शन प्रेफर करते हैं, तो वहां पर चलता होगा, लेकिन यहां पर नहीं है, है ना। तो इंजेक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया। और अगले इंजेक्शन के बाद आते हैं, अगले नाम पर आते हैं, दैट इज कॉल्ड इम्प्लांट। अब इसको फिर से समझना होगा, इम्प्लांट को समझना होगा। इम्प्लांट, किस चीज का इम्प्लांट करेंगे, है ना। WHO का डेफिनेशन रॉन्ग हो गया, तनवीर ने कहा डेफिनेशन कभी भी रॉन्ग नहीं होता। WHO का डेफिनेशन कोई फुलफिल नहीं कर पा रहा, मैंने ये बताया था। डेफिनेशन रॉन्ग कैसे आप कह दोगे, पहले मैंने कहा था कि किसी को भी आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव साबित नहीं कर पाएंगे, डेफिनेशन थोड़े रॉन्ग हो गया। चलिए इंप्लांट पर आते हैं। नाम से सुनकर लगता है कि इंप्लांट करना है, शरीर में कहीं ना कहीं उसे फिट करना है, लगाना है। कैसे, पहला तो देखेंगे कैसे बनता है, आखिर ये इंप्लांट बना हुआ किस चीज से है, कहां पर लगाना है और कैसे काम करेगा। तो आप एनसीईआरटी में देख रहे होगे 6 प्लास्टिक के सिलेंडर की फोटो वहां पर बनी हुई है, आपने देखा होगा इम्प्लांट की फोटो बनी है, बस सेम फोटो मैं आपको बना रहा हूं। आप पेन के अंदर लगी हुई जो रिफिल है ना, आप रिफिल की इमेजिन कर सकते हो, रिफिल से पतले होते हैं, रिफिल जैसे ही होते हैं, आप मान लेते हैं। तो जस्ट इमेजिन मैंने रिफिल जैसी कुछ फोटो बना दी, ये रहा रिफिल जैसी इमेज। नीचे से रिफिल क्या है, बंद, लेकिन रिफिल नीचे से खुला है ना, बस ये है कि नीचे से बंद कर देते हैं ना। 6 बनाता हूं, ये एक रहेगी, ये रही दूसरी, ये रही तीसरी, ये रही चौथी, ये रही पांचवी, ये रही पांचवी और ये रही छठी। तो रिफिल जैसी अगर कोई स्ट्रक्चर यहां पर देखने को मिल रही है ना, तो अगर आपको रिफिल जैसी कोई स्ट्रक्चर यहां पर देखने को मिल रही है, सॉरी मैं देख ले रहा हूं, हां, तो अगर आपको रिफिल जैसी कोई स्ट्रक्चर यहां पर देखने को मिल रही है, तो इसको क्या कहेंगे, मेड अप ऑफ प्लास्टिक सिलेंडर। रिफिल को क्या कहेंगे, प्लास्टिक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, इसलिए कहेंगे प्लास्टिक सिलेंडर। तो हमारे पास क्या दिख रही है, 6 रिफिल जैसे स्ट्रक्चर दिख रही है, तो क्या कहेंगे, 6 प्लास्टिक सिलेंडर्स। ये प्लास्टिक सिलेंडर्स नीचे से क्या है, बंद है, इसके अंदर कुछ भरना होगा, देखते हैं क्या भरा हुआ है, ध्यान से देखिएगा क्या भरा हुआ है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसके अंदर सेम चीज भरा हुआ है, प्रोजेस्ट्रोजेन या प्रोजेस्ट्रोजेन एस्ट्रोजेन का मिक्सचर। देखते हैं कैसे, ये देखिए इसमें भरा हुआ है, ये देखिए प्रोजेस्ट्रोजेन प्रोजेस्ट्रोजेन एस्ट्रोजेन का मिक्सचर, इसमें भी भरा हुआ है। ऊपर में हम लोग देखिए कैसे फिल कर रहे हैं, सबसे ऊपर में क्या भरा हुआ है, प्रोजेस्ट्रोजेन या प्रोजेस्ट्रोजेन एस्ट्रोजेन का मिक्सचर।
उसके नीचे क्या भरा हुआ है? आयरन फॉलिक एसिड भरा हुआ है। सभी में, सभी में, सभी में। फिर से सेम कुछ रिपीट होता चला जाएगा, रिपीट होता चला जाएगा। फिर से प्रोजेस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन का मिक्सचर सभी में भरा हुआ है, सभी में भरा हुआ है। फिर से सभी में क्या भरा हुआ है? तो फिर से सभी में आयरन फॉलिक एसिड भरा हुआ है, लाइक दिस। इसको मैं तेजी से बनाता चला जा रहा हूं, है ना। इसको मैं क्या कर रहा हूं? तेजी से मैं यहां पर बना दे रहा हूं। थोड़ा अजीब लग रहा होगा इमेज, लेकिन मुझे सिर्फ कॉन्सेप्ट बताने से मतलब है, उतना वक्त बचाना है थोड़ा हम लोगों को। तो जस्ट इमेजिन ये 6 के 6 प्लास्टिक सिलेंडर हमारे पास थे। मैंने इसको क्या किया? फिल किया। कैसे फिल किया, है ना। थोड़ा इमेज अजीब लग रहा होगा, लेकिन हाँ चलिए कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हो। तो इनको मैंने कैसे फिल किया? सबसे पहले सभी में क्या भरा हुआ है? जो ग्रीन कलर से है वो हार्मोन है, हार्मोन का मिक्सचर है, और जो रेड कलर से वो आयरन फॉलिक एसिड है। तो सबसे पहले क्या भरा हुआ है? प्रोजेस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन का मिक्सचर। उसके नीचे क्या भरा हुआ है? आयरन फॉलिक एसिड। फिर उसके नीचे क्या भरा हुआ है? प्रोजेस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन का मिक्सचर। फिर उसके नीचे क्या भरा हुआ है? आयरन फॉलिक एसिड। फिर उसके नीचे क्या भरा हुआ है? प्रोजेस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन का मिक्सचर। फिर उसके नीचे क्या भरा हुआ है? आयरन फॉलिक एसिड। इस तरीके से पूरा का पूरा ये 6 के 6 प्लास्टिक सिलेंडर भरे हुए हैं। लेकिन ना इसका जो अगला हिस्सा जो ओपन है ना, वो बिल्कुल कागज जैसा पतला पतला क्या कर सकते हैं सब्सटेंस आप इमेजिन कर सकते हो, जो कि डिफ्यूज होने देगा। डिफ्यूज तो आप समझते हो ना, किसी चीज को डिफ्यूज करना मतलब इधर से उधर पार करने देगा, यानी मेडिसिन को निकलने देगा। आप इस प्लास्टिक सिलेंडर को नीचे से तो बंद करके रखे हो जिससे कहीं लीक ना हो जाए, लेकिन क्या ऊपर से छोड़ दोगे क्या? खुला नहीं ना, ऊपर से भी तो लीक हो सकता है। तो ऊपर से क्या करके रखना होगा? बंद करके रखना होगा। लेकिन कुछ ऐसे चीज से बंद करके रखा जाता है ना जहां से मेडिसिन धीरे धीरे लीक हो, बाहर निकले। चलिए तो ऊपर के हिस्से को हम लोग बना देते हैं। तो जस्ट इमेजिन ये रहा ऊपर का हिस्सा। ये ऊपर का हिस्सा काफी पतले से कागज जैसा दिखता है, काफी पतले से कागज के जैसा दिखता है, जो कि मेडिसिन को रिसाव होने देगा, यानी उसको बाहर निकलने देगा, लीक होने देगा, है ना। तो जस्ट इमेजिन कैसा दिख रहा है, मैंने इसको बना तो दिया। अब इसे करना क्या है? इम्प्लांट करना है। पहला नुकसान तो दिख गया, डॉक्टर के पास जाना होगा। प्राइवेसी तो मेंटेन इसमें नहीं रहने वाली, डॉक्टर के पास जाना होगा, क्योंकि इम्प्लांट करना होगा। ये एक माइनर सर्जरी है, इसमें भी 15 से 20 मिनट या आधे घंटे का वक्त लग जाता है। चलिए 15 से 20 मिनट मान लेते हैं, जाना तो होगा, प्राइवेसी मेंटेन नहीं हो। दूसरा करना क्या होगा? जनरली फीमेल्स के इस हिस्से को सेलेक्ट किया जाता है, जनरली, है ना, आर्म के अंडर आर्म, इस अंडर आर्म कहते हैं। और इस हिस्से को क्या किया जाता है? स्किन को कट किया जाता है, कनेक्टिव टिश्यू के हिस्से में आना है। आप तो जानते हैं एपिथेलियल टिश्यू के नीचे, स्किन के नीचे क्या होगा? कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू में आने के हिस्से में इस 6 के 6 प्लास्टिक सिलेंडर को क्या किया जाता है? इंसर्ट कर दिया जाता है, अंदर घुसा दिया जाता है, और घुसा करके स्किन को वापस सटा करके टेप मार के छोड़ दिया जाता है। जनरली उसकी स्टिचिंग नहीं की जाती, क्योंकि अगर स्टिचिंग करेंगे तो वैसे सीधे दाग छूटेगा, और ये कोई भी नहीं चाहता, है ना। तो बहुत ही माइनर ऑपरेशन है, बहुत ही माइनर सर्जरी है, जिसमें दाग रहने की उम्मीद बहुत ही कम है। कट किया, स्किन के नीचे कनेक्टिव टिश्यू के हिस्से में से इंप्लांट किया, डाला, और डालकर स्किन को टच सटा दिया, सटा करके टेप मार के फीमेल को रिलीज कर दिया। सप्ताह 10 दिन में 15 दिन में घाव खुद ब खुद भर जाएगा। लेकिन अब जरा सोचो, शरीर के अंदर आपने क्या डालकर छोड़ दिया? 6 के 6 प्लास्टिक सिलेंडर डालकर छोड़ दिए, इंप्लांट करके छोड़ दिए। कहां डालकर छोड़ दिए? कनेक्टिव टिश्यू में आपने डालकर छोड़ दिए। अब कनेक्टिव टिश्यू कौन सा टिश्यू होता है? हाईली वेस्कुलर टिश्यू, हम पढ़े हैं। मोस्ट वेस्कुलर टिश्यू कौन सा है? सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई टिश्यू तो कनेक्टिव टिश्यू है, यानी ब्लड सप्लाई वाले हिस्से में इस चीज को इंप्लांट करके छोड़ दिया गया। अब क्या होगा? रिसाव होगा, लीक होगा। सबसे पहले उसमें से, सभी में से क्या लीक करेगा? एक ही साथ। ऐसा नहीं कि पहले ये खाली होगा, फिर ये खाली होगा, फिर ये खाली, सभी में से एक ही साथ निकलेगा। तो सबसे पहले सभी में से क्या निकलना चाहिए? प्रोजेस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन का मिक्सचर। ये कुछ इस तरीके से भरा रहता है ना, ध्यान से सुनिएगा, ये कुछ इस तरीके से भरा रहता है ना, कि जो सबसे पहले सभी में से जो प्रोजेस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन का मिक्सचर जो बाहर निकलेगा ना, वो लगातार 21 दिनों तक निकलते रहेगा, 21 दिनों तक लीक होता रहेगा। कॉमन सेंस लगाइए, कितने शानदार तरीके से इसको बनाया गया होगा। तो 21 दिनों तक अगर सभी में से प्रोजेस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन का मिक्सचर अगर रिलीज होगा तो करेगा क्या? फिर से तो उसी थ्योरी पर आ गए ना, क्योंकि प्रोजेस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन का मिक्सचर अगर रिलीज होगा तो एफएसएच नहीं आने देगा, एफएसएच नहीं आने देगा तो फॉलिकल डेवलप नहीं होगा, फॉलिकल डेवलप नहीं होगा तो ओवुलेशन नहीं होगा, ओवुलेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकता। दूसरा, इसने भी यूट्रस के फंडस और बॉडी के हिस्से के एंडोमेट्रियम को पतला करके रख दिया होगा, सर्विक्स एंडोमेट्रियम को मोटा बनाकर रख दिया होगा। तो लाइन क्या कहेंगे? मेक्स द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म। तो फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी की कोई संभावना यहां पर नजर नहीं आती। लेकिन फिर से जरा सोचिए कैसे भरा गया था। 21 दिनों तक तो पहले हार्मोन रिलीज होगा। अब हार्मोन रिलीज होने के बाद अगले 7 दिन कौन रिलीज होने वाला है? रेड कलर की लाइनिंग को आप देखिए, अगले 7 दिनों तक आयरन और फॉलिक एसिड रिलीज होने वाला है।
यानी 21 दिनों के बाद अगले 7 दिनों तक जब आयरन फॉलिक एसिड रिलीज होगा, तो यही तो दरमियान होता था ना, जो कि माला डी, जो कि डेली वैरायटी के कॉन्ट्रासेप्टिव में भी इस्तेमाल होता था। अगले 7 दिनों तक जब हार्मोन की मात्रा कमाई जाती थी, तो फीमेल को क्या दिया जाता था? फीमेल को दिया जाता था आयरन फॉलिक एसिड, क्योंकि अगर ब्लीडिंग जैसी घटना अगर देखने को मिलेगी तो फीमेल को एनीमिया ब्लीडिंग के दरमियान जो हो सकता है वो ना होने दे। यानी सारा कॉन्सेप्ट इसका एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा कि माला डी का कॉन्सेप्ट था, नो चेंज। 21 दिनों तक हार्मोन की मात्रा बढ़ेगी, 7 दिनों तक हार्मोन जब कमेगा तो आयरन फॉलिक एसिड देंगे। फिर से क्या होगा? जब आयरन फॉलिक एसिड खत्म होगा, फिर से सभी में से हार्मोन निकलेगा। 21 दिनों तक हार्मोन निकलेगा, फिर उसके 7 दिन तक आयरन फॉलिक एसिड, फिर से 21 दिनों तक हार्मोन निकलेगा, फिर 7 दिनों तक आयरन फॉलिक एसिड। और ये घटना कब तक चली रहेगी? जब तक ये सारे सिलेंडर खाली ना हो जाए। और इन सारे सिलेंडर को खाली होने में लगभग 3 साल का वक्त लग जाता है। 3 साल, जरा सोचिए। यानी अगर किसी फीमेल ने इसे एक बार इंप्लांट करा लिया तो 3 साल तक बिल्कुल मेंटल पीस हो सकता है कि प्रेगनेंसी उसमें देखने को नहीं मिलना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए। नुकसान साथ साथ दिख रहा है। 3 साल तक आपने स्टेरॉइड की मात्रा बढ़ाकर रखी है। कॉमन सेंस लगाओ, 3 साल तक आपने स्टेरॉइड की मात्रा बढ़ाकर रखी है। स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट से लोग नहीं बच पाते। नहीं बच पाते मतलब ये नहीं बच पाते मतलब गलत तरीके से मत सोचिए कि जान चली, जान नहीं जाने वाली। साइड इफेक्ट क्या होगा थोड़ी देर में आपको डिस्कस करेंगे, है ना, दिखेगा। तो देखिए, ये सबसे ज्यादा काम करने वाला, सबसे लंबे दरमियान तक काम करने वाला क्या होता है? इम्प्लांट इफेक्टिव, है ना। इफेक्टिव मैं यहां पर लिख देता हूं, दोनों में इफेक्टिव मैं लिख देता हूं। मेड अप ऑफ, जो इंजेक्शन था कब तक रहता है ना, तो वर्क्स, या क्या कह सकते हैं, वैलिड फॉर 6 मंथ्स अप्रोक्सीमेटली। ये लगभग 6 महीने तक ये लगभग काम करता था इंजेक्शन। और इम्प्लांट कब तक काम करेगा? तो वैलिड फॉर 3 इयर्स अप्रोक्स, लगभग 3 साल तक ये प्रेगनेंसी नहीं होने देगा। तो सबसे लंबा समय ये काम किया। अब एनसीईआरटी के काफी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ पर आ रहे हैं। तो अब जरा सोचो कि फीमेल को प्रोजेस्ट्रोजेन या प्रोजेस्ट्रोजेन के साथ जो एस्ट्रोजन का मिक्सचर है, किन किन रूप में देने की थ्योरी मैंने आपको बता दी। माला डी के रूप में दे सकते थे, जी हां दे सकते थे। क्या आईयूडी, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, नाम सोचिएगा, है ना। आज ही के सिलेबस को देख लेते हैं। क्या फीमेल को माला डी के साथ हम लोग प्रोजेस्ट्रोजेन या प्रोजेस्ट्रोजेन एस्ट्रोजन का मिक्सचर दे रहे थे? जी हां दे रहे थे। क्या फीमेल को इस प्रोजेस्टासर्ट वैरायटी जो कि आईयूडी है, क्या इसके साथ हम लोग प्रोजेस्ट्रोजेन या प्रोजेस्ट्रोजेन एस्ट्रोजन का मिक्सचर दे रहे थे? जी हां दे रहे थे। क्या फीमेल को इंजेक्शंस के साथ क्या हम लोग प्रोजेस्ट्रोजेन या प्रोजेस्ट्रोजेन एस्ट्रोजन का मिक्सचर दे रहे हैं? जी हां दे रहे हैं। क्या फीमेल को आई इंप्लांट के साथ क्या प्रोजेस्ट्रोजेन या प्रोजेस्ट्रोजेन एस्ट्रोजन का मिक्सचर दे रहे हैं? दे रहे हैं। यानी एक ही चीज देने के तरीके कितने हो गए? 4, है ना। प्रोजेस्ट्रोजेन मुख्यतः काम कौन करता है? मैंने पहले बता दिया, मुख्यतः काम तो प्रोजेस्ट्रोजेन को करना, जो कि सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन है। तो प्रोजेस्ट्रोजेन देने के 4 तरीके थे। पहला, टैबलेट के रूप में दे सकते हो। दूसरा, आईयूडी के रूप में, प्रोजेस्टासर्ट के रूप में यहां पर दिया जा सकता है। तीसरा, मैंने कहा इंजेक्शन के रूप में दिया जा सकता है। और चौथा, मैंने कहा कि इंप्लांट के रूप में हम लोग दे सकते हैं। और देखिए, अगला एनसीईआरटी का काफी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। वो कहता है कि अगर फीमेल में किसी भी तरीके से, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर फीमेल को किसी भी तरीके से यह महसूस होता है कि हां उसमें प्रेगनेंसी हो गई है ना, ध्यान रखिए, अगर उसे महसूस होता है प्रेगनेंसी हो गई है, तो अगर शुरुआती 3 दिन, ऐसा नहीं कि महसूस उससे महीना बर्बाद हो रहा है, तो महीने बर्बाद की बात नहीं की जा रही है। तो जस्ट इमेजिन, अगर फर्टिलाइजेशन अगर हुआ होगा, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, कब होता है, ये सारे इफ एंड बट हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो अगर फीमेल को लगता है कि उसमें फर्टिलाइजेशन हो गया है, किसी भी वजह से हो गया है, तो अगर 72 घंटे के अंदर, 72 आवर्स मतलब 3 दिन के अंदर, अगर आप किसी भी तरीके से प्रोजेस्ट्रोजेन या प्रोजेस्ट्रोजेन का एस्ट्रोजन का जो मिक्सचर है, जो कि 4 तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, अगर फीमेल को दे दिया जाए, तो ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पर काम करता है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो मैंने कहा कि अगर फीमेल को यह महसूस हो रहा है कि फर्टिलाइजेशन हो गया है, यानी कि 3 या फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जैसे ही उसे एहसास होता है, फर्टिलाइजेशन कब होता है ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो शुरुआती 3 दिन के अंदर, यानी काफी क्विकली 72 घंटे के अंदर, अगर फीमेल किसी भी तरीके से अगर अपने शरीर के अंदर प्रोजेस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ा ले या बढ़ाने में सफल हो जाए, तो ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पर भी काम करता है। काफी इंपॉर्टेंट लाइन था, ऑलरेडी आप एनसीईआरटी में देख रहे होंगे, एक पैराग्राफ इसको डेडिकेट किया गया है ना। तो अब हम लोग लास्ट मोड के ऊपर आते हैं, है ना, लास्ट मोड के ऊपर आते हैं। लास्ट मोड के ऊपर हम लोग आते हैं। तो सर्जिकल हम लोगों ने नेचुरल यानी ट्रेडिशनल मेथड पढ़ लिया था। सेकंड मेथड था, हम लोग पढ़ रहे थे यहां पर बैरियर एंड मैकेनिकल मेथड पढ़ लिया था। अभी हम लोग केमिकल मेथड के सारे वैरायटी खत्म कर चुके हैं। लास्ट है, लगभग 10 मिनट में ये पोर्शन हम लोग खत्म कर चुके रहेंगे। तो लास्ट मेथड के ऊपर हम लोग आते हैं, मैक्सिमम लगेगा, शायद 10 मिनट भी ना लगे। लास्ट मेथड क्या था? टर्मिनल मेथड। टर्मिनल मेथड को हम लोग सर्जिकल मेथड भी कहते थे, है ना। तो सीधे हम लोग लास्ट मेथड के ऊपर आते हैं। तो याद कीजिए, टर्मिनल
मेथड जिसको सर्जिकल मेथड भी कहते थे, ऑलरेडी आपको दिया गया है चार्ट यहां पर, इसी को हम लोग स्टेरिलाइजेशन भी कहा करते थे, है ना, या इसी को परमानेंट मेथड भी कहा करते थे। तो इसी परमानेंट मेथड में जरा सोचो क्या क्या था। इसमें दो वेराइटीज हम लोगों ने इसको अरेंज किया था। पहला हम लोग देख रहे थे कि मेल में क्या क्या कर सकते हैं, और दूसरा कर सकते हैं फीमेल में क्या क्या कर सकते हैं, फीमेल में क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला तो सवाल ये उठता है कि आखिर टर्मिनल मेथड यानी परमानेंट मेथड में किसको जाना चाहिए। जनरली ये उसको सलाह दी जाती है, जनरली उसको सलाह दी जाती है जिसकी फैमिली कंप्लीट हो गई हो, है ना, क्योंकि इसमें रिवर्सिबिलिटी नहीं है। मैंने पहले ही कह दिया कि सबके ड्रॉबैक होंगे। इसका ड्रॉबैक क्या है, रूल कहता था शुड बी रिवर्सिबल, लेकिन ये रिवर्सिबल नहीं है, ये परमानेंट है। तो मेल में क्या क्या नाम लिखे गए थे जरा सोचो। मेल में पहला नाम मैंने आपको बताया था, मेल में जो पहला नाम मैंने आपको बताया था दैट इज कॉल्ड एज वैसेक्टोमी, यही ना, वैसेक्टोमी। तो वैसेक्टोमी क्या है, और दूसरा नाम मैंने आपको हेडिंग लिख रखा होगा दैट इज कॉल्ड कास्ट्रेशन। देखेंगे कास्ट्रेशन क्या है। वैसेक्टोमी पहले देख लेते हैं। वास्ट डिफरेंस आप जानते हो, स्क्रोटम, स्क्रोटम से जो स्ट्रक्चर बाहर ऊपर इंग्यूनल कैनाल से होकर निकलता है दैट इज कॉल्ड वास्ट डिफरेंस। पूरा स्ट्रक्चर को याद करो, है ना। इस पाउच को हम लोग कहते थे स्क्रोटम, है ना, यहाँ पे इंग्यूनल कैनाल होता था। इसी के अंदर क्या देखने को मिलते थे, इसी के अंदर देखने को मिलते थे ये था टेस्टिस यहाँ पर, और टेस्टिस से जो डक्ट बाहर निकलता था ये था एपिडाइमिस, और एपिडाइमिस से जो डक्ट बाहर निकलता था, एपिडाइमिस से जो डक्ट बाहर निकलता था, इसी डक्ट को हम लोग क्या कहते थे, वास्ट डिफरेंस। तो मेल में इधर की तरफ भी वास्ट डिफरेंस है, और फीमेल सॉरी मेल में इधर की तरफ भी वास्ट डिफरेंस है, और इधर की तरफ भी दोनों तरफ वास्ट डिफरेंस है। तो डॉक्टर्स को करना क्या होता है ना, स्क्रोटम के ठीक ऊपर वाले हिस्से में ध्यान रखिएगा, इसमें शरीर के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, एब्डोमेन के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, ये स्क्रोटम के ऊपर से ही ऑपरेशन किया जा सकता है, यानी कि बाहरी ऑपरेशन है, आसान प्रोसेस है। तो मेल में करना क्या होगा, ये जो वास्ट डिफरेंस जो स्क्रोटम से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है इंग्यूनल कैनाल के पास से या स्क्रोटम के पास से, इसे क्या करते हैं, इसे बांध दिया जाता है ना। जस्ट इमेजिन इसे क्या किया जाएगा, बांध दिया जाएगा। कैसे बांधा गया, इधर से एक बांध दिया गया, यहां पर इधर से बांध दिया गया। वैसे इधर का जो वास्ट डिफरेंस होता होगा, इस एनसीईआरटी के इमेज को देखो बहुत अच्छे से बना हुआ है। जिस तरीके से इधर के वास्ट डिफरेंस को बांधा गया, इधर के भी वास्ट डिफरेंस को बांधा जाता होगा, और बांधने के बाद क्या किया जाएगा, उसे बीच के हिस्से से कट कर देंगे। यही इसी प्रोसेस को कहते हैं वैसेक्टोमी। तो अब प्रश्न उठता है कि अगर किसी मेल में अगर वैसेक्टोमी अगर कर दिया गया, तो पहला तो रिवर्सिबल नहीं है, तो पहले ही भी आपको दिख गया परमानेंट मेथड इसको हम लोग कह रहे हैं। क्या उस मेल से किसी भी तरीके के फ्लूइड रिलीज होंगे कि नहीं होंगे, कॉमन सेंस लगाना है। जी हां, मेल से क्या सेमिनल कोई फ्लूइड रिलीज होगा कि नहीं, तो जी हां, मेल से सेमिनल प्लाज्मा तो रिलीज होगा। याद कीजिए, हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि जिस जगह से वास्ट डिफरेंस को काटा गया है, इसके बाद के सारे स्ट्रक्चर तो बिल्कुल इंटैक्ट हैं। इसके बाद 3 ग्लैंड आने वाले हैं, याद कीजिए स्ट्रक्चर को। इसके बाद कौन कौन से ग्लैंड आने वाले हैं, इस वास्ट डिफरेंस के इस पोर्शन के ऊपर में सेमिनल वेजाइकल है, उसके बाद पोस्टेट ग्लैंड है, उसके पास काउपर्स ग्लैंड है। तो ग्लैंड के साथ थोड़ी कोई छेड़छाड़ किया गया, ग्लैंड को तो छोड़ दिया गया। तो ग्लैंड को छोड़ दिया गया, तो क्या तीनों ग्लैंड अपने सीक्रेशन निकालेंगे कि नहीं, निकालेंगे। तो मेल के एक्सटर्नल जेनिटलिया से क्या किसी भी तरीके का फ्लूइड रिलीज होगा कि नहीं, तो जी हां, फ्लूइड रिलीज होगा। उस फ्लूइड का नाम होगा सेमिनल प्लाज्मा। लेकिन क्या उसको सेमिनल फ्लूइड या सेमेन कह सकते हैं, तो जवाब है नहीं। उस फ्लूइड का नाम सेमिनल प्लाज्मा होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ ग्लैंड के सीक्रेशन है, उसमें स्पर्म तो है ही नहीं। स्पर्म है ही नहीं, क्यों, क्योंकि स्पर्म के आगे बढ़ने के रास्ते को तो मैंने काट दिया। तो ध्यान रखिएगा, मेल में फ्लूइड रिलीज होगा, सेमिनल प्लाज्मा उसका नाम होगा। आप उसको सेमिनल फ्लूइड या सेमेन नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें स्पर्म नहीं होगा। अगला प्रश्न पूछेगा, तो आखिर स्पर्म का क्या होगा, तो ध्यान रखिए, स्पर्म क्योंकि टेस्टिस से बाहर आगे नहीं जा पाएगा, तो स्पर्म की टेस्टिस के अंदर ही फैगोसाइटोसिस हो जाएगी, समाप्त हो जाएगा। तीसरा प्रश्न पूछेगा, क्या मेल में कोई हार्मोनल प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे, तो जवाब नहीं, मेल में कोई हार्मोनल प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि टेस्टिस के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन है वो तो बन ही रहा है ना, और हार्मोन तो ब्लड में रिलीज होते हैं, है ना। तो टेस्टिस के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन है तो ब्लड में रिलीज हो ही रहा है, तो मेल में कोई हार्मोनल प्रॉब्लम में नहीं आने वाले। तो ऑलरेडी मैंने सारे इफ एंड बट्स यहां पर आपको डिस्कस कर दिए। लेकिन सेकंड चीज है कास्ट्रेशन। ध्यान रखिएगा, कास्ट्रेशन एक सही तरीका नहीं है, लेकिन ना बहुत सारे देश में क्या किया जाता है, बहुत सारे देश में, इंडिया में भी हो सकता है। सपोज कीजिए बहुत सारे देश में अगर किसी मेल ने कुछ क्राइम, कुछ सेक्सुअल क्राइम अगर किया हुआ है, तो वहां की गवर्नमेंट उसको पनिशमेंट क्या देती है ना, उसके टेस्टिस को ही निकाल दिया जाता है, या टेस्टिस को क्रश कर दिया जाता है पनिशमेंट के तौर पर। तो अगर टेस्टिस को अंदर ही क्रश कर दिया जाए या टेस्टिस को निकाल दिया जाए ऑपरेशन करके, तो सिंपल है, इसी मेथड को कहा जाता है कास्ट्रेशन। क्या इंडिया में भी कास्ट्रेशन अलाउड है? नहीं, लीगली कास्ट्रेशन अलाउड नहीं है। लेकिन क्या कास्ट्रेशन होता होगा कि नहीं? लीगली ही होता है। मान लेते हैं किसी को टेस्टिस में कोई कैंसर है या टेस्टिस में कोई बीमारी है, तब तो निकाल सकते हैं ना। तो ध्यान रखिएगा, विदेशों में सजा के तौर पर भी टेस्टिस को डैमेज कर दिया जाता है या टेस्टिस को निकाल दिया जाता है, लेकिन इंडिया में सजा के तौर पर टेस्टिस को तो नहीं निकाला जाता। लेकिन हाँ, कोई बीमारी अगर होगी तो उसके तकलीफ के निवारण के लिए टेस्टिस को जरूर निकाल दिया जाता है। लेकिन टेस्टिस को या तो पनिशमेंट के तौर पर क्रश किया जाए, या टेस्टिस को पनिशमेंट के तौर पर निकाल दिया जाए, या टेस्टिस को किसी बीमारी से बचाने के लिए, फैलने से बचाने के लिए निकाल दिया जाए, इसी प्रोसेस को कहते हैं कास्ट्रेशन। लेकिन जस्ट इमेजिन, क्या कास्ट्रेशन को
ये क्या कह सकते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पर एक सही चीज माना जाएगा? तो जवाब है नहीं। कास्ट्रेशन को कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पर कतई इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, बिल्कुल जायज नहीं ठहराना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कास्ट्रेशन कहीं पर किया गया होगा तो सिंपल वही प्रॉब्लम तो आएगी। हार्मोन तो नहीं, हार्मोन के सोर्स को आपने हटा दिया। टेस्टिस के अंदर ही तो टेस्टोस्टेरोन बनते थे ना, क्योंकि आपने हार्मोन के स्रोत को हटा दिया तो उस व्यक्ति में हार्मोनल इंबैलेंस हमेशा के लिए देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, अब फिर से दो इफ एंड बट है। अगर सजा के तौर पर अगर इसे हटाया गया है तो पक्का हार्मोन तो उसमें बनना बंद हो गया। तो वहां की सरकार भी तो यही चाहती थी ना कि उसमें हार्मोन बनना बंद हो जाए और वो व्यक्ति एक न्यूटर होकर रह जाए, यानी इनफर्टाइल होकर रह जाए। दैट्स ऑल। यानी उस मेल में फीमेल जैसे लक्षण आ जाएंगे और उसकी सारी फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। लेकिन हाँ, अगर किसी बीमारी के निजात के लिए, बीमारी के इलाज के लिए अगर टेस्टिस को हटाने की जरूरत पड़ गई है ना, तो पक्का इसमें भी हार्मोनल इंबैलेंस होगा, जैसा कि हमारे देश में किया जाता है या करने की इजाजत है। तो इसमें उसे दूर कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, इसमें दूर कर सकते हैं, क्योंकि बाहर से सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन आते हैं जिसको देकर काम चलाया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, कास्ट्रेशन को सही तरीके से कोई परमानेंट मेथड वगैरह हम लोग कहना संभव नहीं है। लेकिन हां, अगर पनिशमेंट के तौर पर अगर किया जाता है तो उसके हार्मोनल इंबैलेंस को दूर नहीं किया जाएगा। और अगर पनिशमेंट के तौर पर इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, किसी अच्छे पर्पस के लिए किया जा रहा है, तो हाँ, हार्मोनल इंबैलेंस होगा, लेकिन हम लोग उसे दूर कर सकते हैं ना। चलिए, मैं देख पा रहा हूं कि समय हम लोगों के पास वाकई नहीं है, काफी लेट नाइट भी हो रही है और अभी मेरे पास अभी 10 मिनट है कहने के लिए। तो सपोज कीजिए मेल में मैंने डिफाइंड, मैंने इसको, मैं यहां पर सिर्फ लिख देता हूं कि मैंने इसको डिफाइन कर दिया, आपको डिफाइंड या कंप्लीटेड, इसको मैंने आज कंप्लीट कर दिया। तो अगले दिन की शुरुआत हम लोग क्या करेंगे, फीमेल वाले पोर्शन से करेंगे। इसमें भी जो इफ एंड बट्स होंगे देखेंगे, फिर आगे भी बोलना, अभी 10 मिनट है मुझे इसमें बोलना होगा, है ना। तो चलिए, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।